अध्याय 21। एक और मिशन। कृष्ण ने बाकी दिन अपने कमरे में बिताया और हर बार उसका खाना उसके लिए लाया जाता था। उसने हवेली में कुछ लोगों से बातचीत की, लेकिन उनके बीच संवाद उतना गहरा नहीं था। शर्वानी ने पूरे दिन उसे परेशान नहीं किया और उसे अपनी वर्तमान क्षमताओं के बारे में और अधिक समझने के लिए अधिक समय मिला। बेशक कृष्ण को यह नहीं पता था कि सिस्टम द्वारा उसकी जानकारी संपादित करने के बाद ये दावा किया गया था कि वह वास्तव में एक निश्चित संगठन में चला गया था। अगर उन्हें इस बारे में पता होता तो वे निश्चित रूप से व्यवस्था को दोषी ठहराते। अन्यथा सिस्टम ये दावा कर रहा था कि उसके पास कई कौशल हैं, लेकिन यदि ये तथ्य न होता कि उसने शर्वानी के हमलों के तहत मिनटों तक जीवित रहने का मिशन पूरा किया था, तो निश्चित रूप से उसके पास कोई कौशल नहीं होता, सिवाय उन कौशलों के जो उसके पास उस समय थे जब वह सड़कों पर लड़ रहा था। फिर भी रात के समय कृष्ण को गहरी नींद आई। उस आरामदायक बिस्तर पर सोना बेहद आरामदायक था। टायर रूम गर्म था और बिस्तर भी। अगली सुबह कृष्ण जल्दी उठ गया। यह उसकी आदत थी, क्योंकि वह पहले से ही कई कामों में व्यस्त था, इसलिए उसने सुबह जल्दी उठना सीख लिया था। वह अभी नहा धोकर तैयार हुआ था कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। सुबह सुबह कौन आया है, ये सोचते हुए कृष्ण कपड़े पहनकर दरवाजे की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसे एहसास हुआ कि दरवाजे से बाहर जो महिला थी वह शर्वानी नहीं थी। उस महिला ने अभी लेडीज ब्लैक कार्गो पैंट, टी शर्ट और उसके ऊपर नीली जैकेट पहन रखी थी। उसने एक जोड़ी स्नीकर्स भी पहने हुए थे। कृष्ण ने अब तक शर्वानी के बारे में जो एक बात नोटिस की थी वह ये थी कि वह कभी कोई मेकअप नहीं करती थी, लेकिन फिर भी वह एक प्राकृतिक सुंदरता थी। कृष्ण के अनुमान के अनुसार शर्वानी निश्चित रूप से उससे ज्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे लगा कि यह महिला उससे कहीं ज्यादा शरारती और जिद्दी थी। किसी भी मामले में उसने बहुत सी चीजों का अनुभव किया था और उसके लिए इस महिला की तुलना में अधिक परिपक्व होना सामान्य था, जो एक अमीर परिवार से थी और उसे उन परेशानियों का अनुभव नहीं करना पड़ा था जिनसे वह गुजरा था। जब शर्वानी ने देखा कि कृष्ण उसे देख रहा है, तो वह अपनी भौहें सिकोड़े बिना नहीं रह सकी। समस्या यह नहीं थी कि कृष्ण उसे देख रहा था, बल्कि समस्या ये थी कि कृष्ण वास्तव में बिना कुछ कहे उसे घूर रहा था। यद्यपि वह नाखुश थी, लेकिन ये सोचकर कि वह अकेले इस आदमी को हराने में सक्षम नहीं थी, उसने फिलहाल इस मामले को एक तरफ रखने का फैसला किया। तुम क्या देख रहे हो? तुम्हें तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं आज जल्दी स्कूल जा रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम अगले कुछ मिनटों में अपनी तैयारी पूरी कर लोगे, क्योंकि उसी समय मैं यहाँ से निकल जाऊंगी, शर्वानी ने कहा। कृष्ण को कुछ कहने का मौका दिए बिना वह मुड़ी और चली गई। शर्वानी के ये शब्द कहते ही कृष्ण अवाक रह गया। एक पल के लिए वह कमरे की दीवार पर लगी घड़ी को देखने से खुद को रोक नहीं पाया, ये सोचकर कि कहीं वह देर से तो नहीं आ गया। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि अभी भी सुबह के 5 बजे हैं। वह ये सोचे बिना नहीं रह सका कि क्या शर्वानी जिस विश्वविद्यालय में जा रही थी उसमें वाकई कुछ गड़बड़ थी। आखिर वह इतनी सुबह स्कूल कैसे जा रही थी? या फिर हो सकता है कि वह कोई ऐसी यूनिट ले रही थी जिसके लिए उसे स्कूल में जल्दी पहुंचना पड़ता था। कृष्ण केवल अपना सिर हिला सकता था। वह कमरे में वापस चला गया, सभी आवश्यक तैयारियां पूरी की और फिर कमरे से बाहर निकलकर मुख्य हवेली की ओर चल पड़ा। जब वह मुख्य भवन में पहुंचा, तो उसने देखा कि शर्वनीत अपने चेहरे पर सिकुड़े भाव के साथ दरवाजे के सामने उसका इंतजार कर रही थी। उसने अपनी भौहें उठाईं, ये सोचकर कि इस महिला को क्या हो गया है। जब शर्वानी ने देखा कि कृष्ण आ गया है, तो उसकी आंखों में जो गुस्सा था वह और भी भड़क गया। लेकिन फिर भी वह सिर्फ खर्राटे लेने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। बेशक वह अपने माता पिता और इस लड़के पर गुस्सा थी। उसे नहीं पता था कि इस लड़के ने उसके माता पिता को कैसे मना लिया था, लेकिन किसी तरह उन्होंने उसे बता दिया था कि वह इस लड़के के साथ स्कूल जाएगी। और मामले को बदतर बनाने के लिए ये कहा गया कि वे वास्तव में एक ही वाहन का उपयोग करने जा रहे थे। किसी को ये जानना था कि भले ही स्कूल में उसके बहुत सारे दोस्त थे, लेकिन उनमें से कुछ ने वास्तव में उसकी गाड़ी में घुसपैठ की थी। लेकिन अब कोई भी व्यक्ति कहीं से भी उसकी गाड़ी में घुसपैठ करने वाला नहीं था। हालांकि वह नहीं चाहती थी कि कृष्ण उसके साथ उसकी कार में जाए, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी। चूंकि यह उसके माता पिता का फैसला था, इसलिए वह केवल उनका अनुसरण कर सकती थी। आओ चलें, शर्वानी ने कहा और फिर पार्किंग की ओर चल पड़ी, जहां गाड़ी पहले ही ले जाई जा चुकी थी। कृष्ण ने कुछ नहीं कहा और तुरंत उसके पीछे चला गया। जहां तक नाश्ते की बात है, तो ऐसा नहीं था कि उसे नाश्ता करना जरूरी था। उसे पहले से ही दिन में 2 बार खाना खाने की आदत थी और यहाँ आने के बाद भी उसमें कोई बदलाव नहीं आया था। जब वे वहां पहुंचे, तो शर्वानी अपनी कार में बैठ गई और इंतजार करने लगी। दूसरी ओर कृष्ण को अजीब लगा। वह सोच रहा था कि उसे क्या करना चाहिए।
उसने सोचा कि क्या स्टीव उसे निर्देश देने के लिए यहाँ है कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन उसे यहाँ उन दोनों के अलावा कोई और नहीं मिला। अब शर्वानी को स्कूल ले जाने के लिए उसे क्या इस्तेमाल करना चाहिए था? क्या वे वास्तव में उम्मीद कर रहे थे कि वह शर्वानी के पीछे भागेगा जब वह गाड़ी चला रही होगी? पिपिए क्रिश को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, तभी शर्वानी की कार के हॉर्न की आवाज ने उसे होश में ला दिया। उसने नजर घुमाई और परेशान शर्वानी को देखा। कार का दूसरा दरवाजा खोलने से पहले शर्वानी ने उसकी तरफ देखा। वह पूरी तरह से निराश थी। यह आदमी कितना बेवकूफ था। चूंकि यहाँ सिर्फ दो ही लोग थे और उसने उसे अपने पीछे आने को कहा था, तो क्या उसे उसके पीछे कार में नहीं आना चाहिए था? वह लगभग 1 मिनट से इंतजार कर रही थी, लेकिन वह आदमी कार में नहीं चढ़ा था। इसके बजाय वह भ्रमित दिख रहा था, एक खोया हुआ व्यक्ति जैसा दिख रहा था। जब कृष ने देखा कि शर्वानी ने अपनी कार का यात्री दरवाजा खोल दिया है, तो उसे समझ आ गया कि उसे भी उसी कार में उसके साथ जाना है। ऐसा लगता है कि इन अमीर लोगों के साथ यह बिल्कुल अलग है। मैंने पहले जो फिल्में देखी थी, उनमें मैंने हमेशा देखा था कि बॉडीगार्ड के पास अपनी गाड़ियां होती हैं, जो अपने बॉस की गाड़ियों के पीछे पीछे चलती हैं। लेकिन अब ऐसा लगता है कि मैं भी उसी गाड़ी में उसके साथ जाऊंगा। क्रिश खुद को सोचने से रोक नहीं पाया। फिर भी उसने बिना समय बर्बाद किए गाड़ी में चढ़ गया। गाड़ी में बैठते ही शर्वानी के परफ्यूम की खुशबू उसकी नाक में घुसी। ये चमेली की खुशबू थी। फरारी के अंदर एक महिला से संबंधित कई चीजें रखी हुई थीं। सच कहें तो गाड़ी के अंदर की चीजें वास्तव में ये संकेत दे रही थीं कि शर्वानी एक महिला थी, जो उसके व्यक्तित्व से बिल्कुल अलग थी। दिखने में तो ये स्पष्ट था कि वह एक महिला थी, लेकिन फिर भी उसका व्यक्तित्व और व्यवहार एक महिला के व्यक्तित्व और व्यवहार से पूरी तरह विरोधाभासी था। शर्वानी को इस बात की परवाह नहीं थी कि क्रिश उस समय क्या सोच रहा था। इसके बजाय उसने कार की आवाज सुनकर तुरंत एक्सीलेटर दबा दिया, इससे पहले कि कार तेजी से आगे बढ़ जाती। गेट पहले से ही खुला हुआ था, जिससे पता चलता है कि सुरक्षाकर्मियों को पहले ही पता चल गया था कि शर्वानी जाने वाली है। इसलिए कार बिना रुके परिसर से बाहर निकल गई, इससे पहले कि वे सड़क पर पहुंचे। इस समय क्रिश का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे आश्चर्य हो रहा था कि यह महिला कितनी पागल है, लेकिन फिर भी उसे एहसास हुआ कि उसके पास अविश्वसनीय ड्राइविंग कौशल है। विश्वविद्यालय की ओर जाने वाली मुख्य सड़क पर पहुंचने से पहले ही वह कई बार गाड़ी को मोड़ चुकी थी। अगर वह अपनी ड्राइविंग स्किल्स की तुलना शर्वानी से करता, तो उसके लिए उसे जीत पाना नामुमकिन था। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं था कि वह उससे मुकाबला कर रहा था, है न? दोनों ने एक दूसरे से कुछ भी बात नहीं की और शर्वानी भवानी की ओर बढ़ गई। साथ ही वह मन ही मन सोच रही थी कि जब वे वहां पहुंचेंगे, तो क्रिश को वह अवश्य मिलेगा जिसका वह हकदार है। उस समय वह निश्चित रूप से उसे अकेला छोड़ने के लिए सहमत हो जाएगा और अपने अंगरक्षक के पद से इस्तीफा दे देगा। आगे क्या होने वाला है, ये सोचकर शर्वानी का गुस्सा अचानक काफी हद तक कम हो गया। लेकिन फिर भी वह अपनी कार के अंदर एक आदमी को देखकर खुश नहीं थी, खासकर ऐसे व्यक्ति को नहीं जिसके साथ वह नहीं रहना चाहती थी, उसका अपना बॉडीगार्ड। उन्हें भवानी के गेट के बाहर पहुंचने में कुछ मिनट लग गए, और जब वे वहां पहुंचे तो क्रिश अपनी भौहें सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक सका। इसके पीछे कारण ये था कि उसे कोई स्टड नहीं दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि शर्वानी इसलिए नहीं आई थी कि उसकी कोई क्लास चल रही थी, बल्कि इसलिए आई थी क्योंकि उसकी अपनी कोई योजना थी। जहां तक योजनाओं का सवाल है, क्रिश के पास उससे इस बारे में पूछने का अधिकार नहीं था। बाहर निकलो, कैंपस में जाने से पहले हमें यहाँ किसी से मिलना है, शर्वानी ने क्रिश की ओर देखते हुए कहा। उसी समय क्रिश को सिस्टम से एक संकेत प्राप्त हुआ। गैंगस्टर्स के समूह से निपटें और अपना अधिकार स्थापित करें। इनाम, मध्यवर्ती स्तर के युद्ध कौशल। अध्याय 22। ये योजना नहीं थी। गैंगस्टर्स के समूह से निपटें और अपना अधिकार स्थापित करें। इनाम, मध्यवर्ती स्तर के युद्ध कौशल। क्रिश को उम्मीद नहीं थी कि उसे इस तरह से एक और मिशन मिलने वाला है, लेकिन मिशन की रूपरेखा को देखते हुए उसका दिल धड़कने से खुद को रोक नहीं पाया और उसने शर्वानी की तरफ देखा जो उसे देख रही थी। क्या शर्वानी और बदमाशों के बीच कोई रिश्ता हो सकता है? आखिर शर्वानी ने ही तो उसे कार से उतरने को कहा था ताकि वे किसी व्यक्ति से मिल सकें। लेकिन समय को देखते हुए अभी भी सुबह के 5 बजे थे, हालांकि 6 बजने वाले थे। इसके अलावा बाहर अभी भी अंधेरा था। सामान्य परिस्थितियों के अनुसार एक महिला के रूप में शर्वानी को निश्चित रूप से ऐसे समय में बाहर घूमना और अजनबियों से मिलना नहीं चाहिए था। लेकिन फिर भी चूंकि वह उसका अंगरक्षक था, इसलिए उसके पास उसके दिए गए निर्देशों का पालन करने के अलावा और कुछ नहीं था। इसके अतिरिक्त सिस्टम द्वारा दिए जा रहे इनाम की उम्मीद में क्रिश हमले का अनुमान लगाए बिना नहीं रह सका।
दूसरी ओर शर्वानी को यह नहीं पता था कि कृष को उसकी योजना के बारे में पहले से ही पता था। उसने पहले ही लक्ष्मण से बात कर ली थी। योजना के अनुसार लक्ष्मण ने पहले ही सारी व्यवस्था कर ली थी और बस शर्वानी को कृष को उस स्थान पर ले जाना था। शर्वानी को गैंगस्टरों से तब तक डर नहीं लगता था जब तक कि वे उस पर हमला नहीं करते थे। उनमें से कई एक ही समय में हमला करते थे। अपने पास मौजूद युद्ध कौशल के साथ उसे विश्वास था कि वह उनसे निपट सकती है। लेकिन कृष के लिए यह पूरी तरह से अलग होने वाला था। उन्हें पहले से ही उसके पास मौजूद कौशल के बारे में पता था, क्योंकि उसने लक्ष्मण को उसके पास मौजूद कौशल के बारे में पहले ही बता दिया था और इसी वजह से वे पहले से ही इसके लिए तैयारी कर रहे थे। इसके अलावा ये सीधे टकराव के बजाय शुरू से ही एक गुप्त हमला होने वाला था। कृष के भाग्य के बारे में सोचते ही शर्वानी उत्साहित हो गई। आखिरकार वह पिछले दिन कृष से शर्मिंदा थी, क्योंकि उसने कभी उसके हमलों का जवाब नहीं दिया था और उससे भी बढ़कर वह उसे मारने में सक्षम नहीं थी और ऐसा लग रहा था कि वह जो एक मुक्का उसे लगा पाई थी वह केवल भाग्य के कारण था। कृष शर्वानी के पीछे पीछे चल पड़ा। वे एक गली की ओर बढ़े। इस तथ्य के बावजूद कि इस क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय स्थित था, इस क्षेत्र में हमेशा गलियां पाई जा सकती थीं। आखिरकार विश्वविद्यालय के स्थान से बहुत दूर नहीं, इस क्षेत्र में कई इमारतें बनी हुई थीं। विश्वविद्यालय के छात्र जब परिसर में नहीं जाना चाहते थे तो छात्रावासों को अपने निवास स्थान के रूप में इस्तेमाल करते थे, जिससे ये क्षेत्र भर गया और शहर के इस हिस्से में यह व्यवसाय का मुख्य स्रोत था। वे दोनों 30 मिनट से ज्यादा समय तक चलते रहे और आखिरकार एक गली में जाकर रुके। उन्होंने कई बार ऐसी तस्वीरें ली थीं जो किसी भी व्यक्ति को भ्रमित कर सकती थीं, लेकिन शर्वानी को देखकर जो आत्मविश्वास से चल रही थी, ये स्पष्ट था कि वह इस क्षेत्र को अच्छी तरह से जानती थी। जैसे ही वे रुके, कृष ने इधर उधर देखा और सोचा कि आखिर वह व्यक्ति कहाँ है जिसके बारे में शर्वानी ने कहा था कि वह उससे मिलने आए है। अपने संदेहों को ध्यान में रखते हुए उसने कुछ नहीं पूछा, बल्कि इसके बजाय उसने खुद को युद्ध के लिए तैयार कर लिया। ये बहुत स्पष्ट था कि यह वह क्षेत्र था जहां वह गैंगस्टरों का मुकाबला करने जा रहा था। अन्यथा उसे निश्चित रूप से सिस्टम से कोई मिशन नहीं मिला होता जिसमें उसे इस समय उन्हें हराने के लिए कहा जाता। जैसे ही कृष देख रहा था, उसने अचानक हवा में सीटी की आवाज सुनी और बिना किसी हिचकिचाहट के वह तुरंत बाईं ओर चला गया। टकराना। अचानक एक बड़ी ईंट उसके पीछे जी पर आकर गिरी और टुकड़े टुकड़े हो गई। इससे यह पता चलता है कि उस ईंट को फेंकने में जो ताकत इस्तेमाल की गई थी, वह निश्चित रूप से ऐसी चीज नहीं थी जो एक सामान्य व्यक्ति के पास हो। कृष ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए ईंट के स्रोत की ओर देखा। उसी समय वह शर्वानी के पास गया ताकि अगर हमला करने वाले लोगों को उसने ही न बुलाया हो तो उसे बचा सके। तभी एक और सीटी की आवाज उसके कानों में पड़ी। बिना किसी हिचकिचाहट के कृष ने अपना शरीर दाईं ओर घुमाया और शर्वानी को अपने साथ खींच लिया। जैसे ही वे आगे बढ़े, एक और ईंट उनके पास से गुजरी। उस समय कृष को अचानक एहसास हुआ कि वे वास्तव में निश्चिंत हो चुके थे और ऐसा लग रहा था कि जो लोग अभी हमला कर रहे थे, उनका फिलहाल खुद को प्रकट करने का कोई इरादा नहीं था। दूसरी ओर शर्वानी पूरी तरह से अवाक थी। ये निश्चित रूप से उनकी पहले से बनाई गई योजना के विरुद्ध था। शुरू में उससे लक्ष्मण से यहाँ मिलना था, उसके बाद वे कृष को कहाँ ले जाएं, इस बारे में कोई और व्यवस्था करते ताकि उससे निपटा जा सके। लेकिन अब उन पर वास्तव में हमला हो रहा था। इसके अलावा ईंट की दिशा से जो कुछ समय पहले फेंकी गई थी, अगर कृष ने उसे नहीं हिलाया होता तो वह निश्चित रूप से ईंट से घायल हो जाती। वह ये नहीं जानती थी कि क्या हो रहा है, इसलिए वह बहुत सतर्क हो गई। साथ ही उसे याद आया कि उसके माता पिता ने उसे पहले क्या बताया था। क्या ऐसा हो सकता है कि वर्मा कोई कार्रवाई कर रहे थे या लक्ष्मण द्वारा नियुक्त किए गए गुंडों के समूह को उचित निर्देश नहीं दिए गए थे? शर्वानी अभी भी सोच ही रही थी कि क्या हो रहा है, तभी कृष के चेहरे पर एक गंभीर भाव आ गया। इस समय गली के दोनों ओर 3 लोग दिखाई दिए। वे वास्तव में एक बक्सा ले जा रहे थे जिसमें कई ईंटें थीं जिन्हें दूर से देखा जा सकता था। ये दर्शाता है कि बक्से पूरी तरह से भरे हुए थे। वे छहों अपने शरीर पर बने टैटू से गैंगस्टर जैसे लग रहे थे। कृष और शर्वानी को देखते हुए उनके चेहरे पर पागलपन भरी मुस्कान थी। ये दुख की बात है कि हम उस खूबसूरत चेहरे को बिगाड़ने जा रहे हैं, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि यही वह काम है जो हमें दिया गया है। एक गैंगस्टर ने कहा, तुम्हें क्या परवाह है? ऐसा नहीं है कि वह तुम्हारी पत्नी या बेटी है। वैसे भी इन दोनों से निपटने के बाद हमें अच्छा भुगतान किया जाएगा। टेढ़ी नाक वाले एक और व्यक्ति ने ये शब्द कहते हुए नाक सिकोड़ी, लेकिन फिर भी उसके होठों के कोने में एक मुस्कान थी। आप सभी इतना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? हमें जल्द से जल्द उनसे निपटना चाहिए और यहाँ से निकल जाना चाहिए।
अन्यथा अगर हम देरी करते हैं तो हम नहीं जानते कि कोई और आकर योजना को बाधित कर देगा। एक और ने हस्तक्षेप किया, ये सही है, लेकिन आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि वह मर न जाए। जहां तक उस दूसरे आदमी की बात है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उसे वैसे भी मार सकते हैं। एक और ने बताया। बिना किसी हिचकिचाहट के तीनों ने बॉक्स से एक एक ईंट उठाई, जिसे उन्होंने पहले ही जी पर रख दिया था, और कृष और शर्वानी की ओर देखने लगे। इस समय शर्वानी को भी अचानक एहसास हुआ कि इन बदमाशों के समूह में कुछ गड़बड़ है। आखिरकार ऐसा लग रहा था कि वे उसे ही निशाना बना रहे थे। चूंकि ऐसा था तो इसका मतलब था कि वे निश्चित रूप से लक्ष्मण द्वारा व्यवस्थित नहीं थे। वह समझ गई कि अगर वे दोनों उसी स्थिति में खड़ी रहीं, तो वे निश्चित रूप से इन 6 बदमाशों के लिए एक जीवित लक्ष्य बन जाएंगी। लेकिन उनके और बदमाशों के बीच की दूरी बहुत बड़ी थी, लगभग 0 मीटर। इससे पहले कि वह उनके सामने पहुंचती, उसे निश्चित रूप से पत्थर मारकर मार दिया जाएगा। ये सच हो सकता है कि वे उसे मारने का इरादा नहीं रखते थे, लेकिन फिर भी उन पत्थरों से इतनी बुरी तरह पीटा जाना, जिन्हें वे उस पर फेंकना चाहते थे, निश्चित रूप से कुछ ऐसा नहीं था जिसे वह अनुभव करना चाहती थी। हो सकता है कि वह मेकअप वगैरह लगाकर अपने रूप रंग के बारे में ज्यादा परवाह न करती हो, लेकिन फिर भी वह वास्तव में अपने प्राकृतिक रूप रंग की परवाह करती थी। वह दिन के अंत में एक महिला थी, तो वह अच्छा दिखने की परवाह कैसे न करती। दूसरी ओर कृष्ण ने कुछ नहीं कहा, लेकिन तुरंत समझ गया कि गुंडों का ये समूह निश्चित रूप से वर्मा द्वारा आयोजित किया गया था। ऐसा कोई सबूत नहीं था जो ये साबित करता हो कि ऐसा था, लेकिन फिर भी वे निश्चित रूप से पहला संदिग्ध थे। सच कहूं तो कृष को कभी उम्मीद नहीं थी कि नौकरी के पहले दिन ही उसे ऐसी हरकत का सामना करना पड़ेगा। जैसा कि अर्जुन और किरण ने पहले ही कहा था, ये नौकरी बेहद खतरनाक थी। यदि कृष को शुरुआती स्तर के युद्ध कौशल प्राप्त नहीं हुए होते और उपचार के बाद उसका शरीर मजबूत नहीं हुआ होता, तो वह निश्चित रूप से अभी पिटाई का इंतजार कर रहा होता। लेकिन इस समय स्थिति बिल्कुल अलग थी। हालांकि शर्वानी की रक्षा करते हुए एक ही समय में इन छहों को संभाल पाना उसके लिए थोड़ा मुश्किल था, लेकिन फिर भी उसे विश्वास था कि वह इनसे निपट सकता है। जैसे ही कृष उनसे निपटने के लिए अपनाए जाने वाले तरीके पर विचार कर रहा था, छहों बदमाशों ने उन्हें और समय नहीं दिया और तुरंत हमला करने का निर्णय लिया। स्वूश, स्वूश, स्वूश। कुछ ही पलों में कई चट्टानें अविश्वसनीय गति से उनकी ओर फेंकी गईं। चट्टानों के हवा में चीरने की आवाज चट्टानों के उनके पास पहुंचने से पहले ही सुनी जा सकती थी। कृष्ण ने जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाया, बल्कि उसने चट्टानों की दिशा का निरीक्षण किया। ये सब कुछ एक सेकंड में ही हो गया। शर्वानी को कुछ करने का मौका दिए बिना उसने उसे जी की ओर धकेल दिया। अध्याय 23। संदेहुस ने शर्वानी को कुछ भी करने का मौका दिए बिना उसे धक्का देकर नीचे गिरा दिया। शर्वानी को उम्मीद नहीं थी कि कृष उसे धक्का देकर नीचे गिरा देगा, लेकिन चूंकि उसने ऐसा किया था, इसलिए वह उसे कुछ पत्थरों से बचाने में कामयाब हो गया था जो उसके रास्ते में आ गए थे। यह अच्छी बात थी कि जिस गली में वे थे वह काफी बड़ी थी। अन्यथा अगर ये थोड़ी छोटी होती तो कृष के लिए उन पत्थरों से बच पाना निश्चित रूप से काफी मुश्किल होता जो उनकी ओर फेंके जा रहे थे। जिस क्षण उसने शर्वानी को जी पर धकेला, वह उन पत्थरों में से एक को उठाने में कामयाब रहा जो उसके पास ही लुढ़क कर आ गए थे। जैसे ही वह अपने पैरों पर वापस आया, उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके पत्थर को एक गैंगस्टर की ओर फेंका। स्वूश। पत्थर हवा में चीरता हुआ गैंगस्टर के पास पहुंचा। गैंगस्टर अभी अभी बॉक्स से दूसरा पत्थर उठाकर खड़ा हुआ था कि अचानक उसे एहसास हुआ कि एक पत्थर उसकी ओर बढ़ रहा है। वह उसे चकमा देना चाहता था, लेकिन हालांकि दिमाग तेज था, लेकिन शरीर बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं कर पा रहा था। टकराना। पत्थर उसके कंधे पर आकर गिरा। गैंगस्टर तुरंत दर्द से चिल्लाया और पत्थर से टकराए गए हिस्से को पकड़कर नीचे गिर पड़ा। दूसरे गैंगस्टर ये देखकर तुरंत अवाक रह गए कि उनका साथी जी पर चिल्ला रहा था। एक पल के लिए उन्होंने जो कुछ भी कर रहे थे उसे रोक दिया और जी पर मौजूद लड़के को देखा। बेशक ये केवल उन 2 गैंगस्टरों पर लागू होता है जो उसी तरफ है जिस तरफ मारा गया था। बाकी तीनों के लिए, हालांकि वे भी जो हुआ उससे हैरान थे, लेकिन वे बिल्कुल भी नहीं रुके और तुरंत हमला करना जारी रखा। उनके लिए उन्हें यह सुनिश्चित करना था कि वे इस क्षेत्र में अन्य लोगों के आने से पहले जितनी जल्दी हो सके शर्वानी से निपट लें। अन्यथा शर्वानी से निपटने में उनके लिए निश्चित रूप से थोड़ी परेशानी होने वाली थी। जैसे ही कृष एक गैंगस्टर को मारने में कामयाब हुआ, उसने तुरंत एक बार फिर हमला करने के लिए खुद को तैयार कर लिया। उसे आश्चर्य हुआ कि शर्वानी जिसे पहले जी में धकेल दिया गया था, पहले से ही अपने पैरों पर वापस खड़ी हो गई थी। उसी समय उसके हाथ में एक पत्थर था। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे एक बदमाश की ओर फेंक दिया। टकराना। गैंगस्टर के सिर पर सीधा वार हुआ और पिछले गैंगस्टर की तरह ही वह भी दर्द से कराहता हुआ जमीन पर गिर पड़ा।
ये कहा जा सकता है कि शर्वानी की निशानेबाजी इतनी भी बुरी नहीं थी, लेकिन फिर भी कृष को थोड़ी चिंता होने लगी। आखिरकार किसी व्यक्ति के सिर पर अविश्वसनीय बल से पत्थर मारना निश्चित रूप से काफी खतरनाक था। अगर पत्थर गलत जगह पर लग जाता तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति की मौत हो जाती। अगर यह मामला कोर्ट में जाता तो हत्या करने वाले को सजा जरूर मिलती, भले ही यह सिर्फ आत्मरक्षा का मामला क्यों न हो। यही वजह थी कि उसने हमला करने वाले बदमाशों में से एक के कंधे को निशाना बनाया था। अपनी तात्कालिक युद्ध क्षमताओं के कारण कुछ समय तक बदमाशों पर नजर रखने के बाद उनके आवागमन की दिशा जान पाना उनके लिए आसान था। बेशक वह इस बारे में इतना निश्चित नहीं हो सकता था, और यही कारण था कि वह ये सुनिश्चित कर रहा था कि वह सिर को निशाना न बनाए, अन्यथा वह किसी की हत्या कर सकता था। और शर्वानी से पूरी तरह से अलग, उसके पास निश्चित रूप से किसी व्यक्ति की हत्या से बचने के लिए कोई प्रभाव नहीं था। हालांकि वह हैरान था, कृष आगे बढ़ता रहा। ऐसा नहीं था कि अपने साथियों के मारे जाने के बाद भी बदमाशों ने हमला करना बंद कर दिया था। यह अच्छी बात थी कि उसे शर्वानी की इतनी परवाह नहीं थी। अपनी युद्ध क्षमता के कारण दूर से फेंके जा रहे पत्थरों से बचकर निकल जाना उसके लिए काफी आसान था। लेकिन फिर भी उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि वे उससे एक निश्चित दूरी बनाए रखें, ताकि यदि शर्वानी को कोई परेशानी हो तो वे उस पर प्रतिक्रिया कर सकें। उसी समय वह जी से एक और पत्थर उठाने में कामयाब रहा, और फिर उसे गैंगस्टर की ओर फेंक दिया, जिस दिशा में वह मुंह करके खड़ा था। उसने उस पत्थर को बस अपनी दिशा बदल कर फेंका था, जिससे गैंगस्टर चौंक गया। एक और गैंगस्टर को ऐसे ही नीचे गिरा दिया गया। शर्वानी ने एक और पत्थर भी उठाया और उसे गैंगस्टरों की तरफ फेंका, लेकिन गैंगस्टर इससे बच निकलने में कामयाब रहे। फिर भी उन दोनों ने उन पत्थरों का इस्तेमाल करना जारी रखा, जिनका इस्तेमाल उन पर हमला करने के लिए किया जा रहा था। अंततः लगभग 1 मिनट के बाद कृष सभी शेष बदमाशों को नीचे गिराने में सफल रहा। वर्तमान में वे सभी पहले से ही दर्द से कराहते हुए जमीन पर पड़े थे। जिस समय कृष ने अंतिम गैंगस्टर को मार गिराया, उसी समय उसके सामने एक राक्षस प्रकट हुआ। मिशन पूरा करने पर बधाई। आपको मध्यवर्ती स्तर के युद्ध कौशल से पुरस्कृत किया जाएगा। कृष ने अभी प्रॉम्प्ट पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अभी उन्हें पहले गैंगस्टर्स के इस समूह से निपटना था। वह प्रॉम्प्ट को बाद में देखेगा। यह अच्छा था कि सिस्टम ने मध्यवर्ती स्तर के युद्ध कौशल के बारे में जानकारी सीधे उसके पास नहीं डाली, और ऐसा लग रहा था कि वह बाद में उनका दावा कर सकेगा। बेशक कृष ने जो हमले किए थे वे उनसे निपट सकते थे। वास्तव में जहां भी वे चट्टानों से टकराए थे, उस क्षेत्र की हड्डियों में निश्चित रूप से कई फ्रैक्चर हुए होंगे। लेकिन फिर भी कृष ने अपनी ताकत को नियंत्रित करने में कामयाबी हासिल की, जिससे ये सुनिश्चित हो गया कि उनमें से एक घातक रूप से घायल हो गया। 6 को नीचे गिराने के बाद कृष उनमें से एक के पास गया और उसे उसकी शर्ट के कॉलर से खींचकर नीचे उतारा। तुम लोगों को यहाँ किसने भेजा था? कृष ने ठंडे स्वर में पूछा। हालांकि उसे यकीन था कि यह वर्मा का काम था, लेकिन कम से कम उसे ये तो पता होना चाहिए था कि क्या हो रहा है, और उसे यकीन होना चाहिए कि इन गुंडों को वर्मा ने ही भेजा था। दूसरी ओर गैंगस्टर पूरी तरह से डरा हुआ था। उन्हें पहले ही यह काम दिया गया था और कहा गया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, उन्हें सुरक्षा दी जाएगी। शुरू में उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें वास्तव में पीटा जाएगा। उनके अनुसार एकमात्र ऐसी चीज जिससे वे पीड़ित हो सकते थे, वह निश्चित रूप से गिरफ्तार होना था। और अगर वे गिरफ्तार भी हो जाते तो जिसने उन्हें काम दिया था उसने पहले ही वादा किया था कि वह उन्हें बाहर निकाल सकेगा। उन्हें इस बात पर बिल्कुल भी संदेह नहीं था, क्योंकि दूसरे पक्ष के पास निश्चित रूप से इतनी संपत्ति थी कि वह उन्हें इतनी शानदार तरीके से भुगतान कर सकता था। और अब कृष के सवाल का सामना करते हुए वह वास्तव में नहीं जानता था कि क्या कहना है। इस डर से कि कृष उसे मार देगा, उसने जवाब दिया, हमें नहीं पता कि वह कौन था जिसने हमें ये काम दिया था। ये पहली बार था जब हम उससे मिले थे, क्योंकि हमने उसे पहले कभी नहीं देखा था। वह आया और हमसे ये काम करने के लिए कहा, और काम पूरा होने के बाद हमें भुगतान किया जाएगा। इस समय गैंगस्टर उस दर्द से गुजर रहा था जो उसके दाहिने सीने पर पत्थर लगने के बाद उसे हो रहा था। यह अच्छा था कि कृष अपने हमलों की ताकत को नियंत्रित करने में कामयाब रहा। अन्यथा अगर हड्डियां टूट जाती और फेफड़े क्षतिग्रस्त हो जाते तो निश्चित रूप से इस आदमी की मौत हो जाती अगर उसे समय पर अस्पताल नहीं ले जाया जाता। कृष ने भौहें सिकुड़ी, फिर जी पर मौजूद अन्य लोगों की ओर देखा। वे लोग अब चिल्ला रहे थे मानो उनके कई अंक कट गए हों। बेशक कृष को समझ में आ गया कि यह सिर्फ एक चाल थी जिसका इस्तेमाल वे ये सुनिश्चित करने के लिए कर रहे थे कि कृष उनसे इस मुद्दे पर कोई सवाल न पूछे। लेकिन फिर भी कृष आगे बढ़ा और उनमें से हर एक से सवाल पूछे, लेकिन जवाब फिर भी वही था। कृष ने शर्वानी की ओर देखा जो उसके पीछे खड़ी थी। इस समय शर्वानी के चेहरे पर एकदम ठंडक थी।
उसे वाकई ऐसी स्थिति का सामना करने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी चूंकि वह पहले ही इसका सामना कर चुकी थी, इसलिए उसे इसका ख्याल रखना था। क्या तुम्हें इस बात का कोई सुराग है कि इन लोगों को तुम्हारे पास कौन लेकर आया है? क्रिश ने पूछा जब उसने गैंगस्टर को नीचे गिराया जिसे वह पकड़े हुए था और शर्वानी के पास पहुंचा। शर्वनी कुछ देर चुप रही, फिर अचानक उसके मुंह से खर्राटे निकले। वर्मा के अलावा और कौन हो सकता है? निश्चित रूप से वही हैं जो इस शहर में मुझ पर हमला करने का अहंकार रखते हैं। उनके अलावा मुझे नहीं लगता कि जीवन सिंस के किसी सदस्य में मुझ पर हमला करने की हिम्मत है। क्रिश को पहले से ही इसका अनुमान था, लेकिन ये सच हो सकता है कि उन्होंने सोचा था कि वर्मा ने ही इस समूह को यहाँ लाया है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं था कि वे वर्मा के साथ कुछ कर सकते थे। दिन के अंत तक इसके बारे में कोई सबूत नहीं था। यदि इन लोगों के समूह ने वास्तव में ये स्वीकार कर लिया होता कि वर्मा ने ही उन्हें मारा है, तो वर्मा से निपटने में उन्हें कोई परेशानी नहीं होती, कम से कम उन्हें एक छोटा सा झटका तो मिल ही जाता। लेकिन ऐसा लगता है कि यह बिल्कुल असंभव था। आखिरकार इस समूह ने कहा कि यह एक ऐसा व्यक्ति था जिसे वे नहीं जानते थे, जिसने उन्हें यह मिशन दिया था, न कि वर्मा ने। क्रिश कुछ नहीं बोला और चुप रहा। आखिरकार एक पल की हिचकिचाहट के बाद उसने पूछा, वह व्यक्ति कहाँ है जिससे तुम मिलने की बात कर रहे थे? अध्याय 24 योजना में बदलाव। क्रिश कुछ नहीं बोला और चुप रहा। आखिरकार एक पल की हिचकिचाहट के बाद उसने पूछा, वह व्यक्ति कहाँ है जिससे तुम मिलने की बात कर रहे थे? क्रिश का सवाल सुनकर शर्वानी की भौहें तन गईं, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसे खुद भी नहीं पता था कि क्या हो रहा है और लक्ष्मण अब तक यहाँ क्यों नहीं आया। लेकिन फिर भी उसने अपना फोन निकाला और कॉल करने की तैयारी करने लगा। लेकिन इसी समय अचानक उसे एहसास हुआ कि कोई व्यक्ति वहां आ रहा है। ये लक्ष्मण नहीं था। वह व्यक्ति पूरी तरह से आश्चर्यचकित था जब उसने देखा कि गली में एक समूह था जो उस जगह पर लेटा हुआ था जहां वे पहले मिलने के लिए सहमत हुए थे। वह देख सकता था कि उनमें से हर एक को एक निश्चित परिमाण की चोट लगी थी। हालांकि उन्हें जो चोट लगी थी वह कोई घातक नहीं थी, लेकिन फिर भी ये निश्चित रूप से ऐसी चीज नहीं थी जिसे कम करके आंका जा सके। उसने उन तीनों से दूर देखा जो जी पर लेटे हुए थे और पाया कि शर्वानी उसकी ओर देख रही थी, और उसके पीछे एक युवक था जो लगभग उसकी ही उम्र का लग रहा था, जिसे उसने अंगरक्षक माना। वह क्रिश को देखकर भौहें सिकोड़े बिना नहीं रह सका। उसे शर्वानी के साथ किसी और लड़के का होना बिल्कुल पसंद नहीं था, और ऐसा लग रहा था कि यह वही व्यक्ति था जिसे शर्वानी के माता पिता ने उसका अंगरक्षक बनाने के लिए तय किया था। और उस इलाके को देखकर ही उसे एहसास हो गया कि किसी तरह शर्वानी पर हमला हुआ है, और जिन लोगों ने हमला किया था वे निश्चित रूप से जी पर मौजूद एक समूह थे। बिना किसी हिचकिचाहट के वह तुरंत आगे बढ़ा और उस जगह पहुंचा जहां शर्वानी थी। उसने तुरंत उसकी तरफ देखा, ये देखने की कोशिश की कि उसे कोई चोट तो नहीं लगी है। उसे तुरंत राहत मिली जब उसने महसूस किया कि शर्वानी को कोई चोट नहीं लगी है। शर्वानी की जांच पड़ताल करने के तुरंत बाद उसने उसकी ओर देखा और आने वाले सवाल का अनुमान लगाया। जहां तक क्रिश की बात है, उसने उस आदमी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। ये सच हो सकता है कि यह आदमी कुछ हद तक सक्षम था, लेकिन उसे विश्वास नहीं था कि वह वही था जिसने गैंगस्टरों के इस समूह का ख्याल रखा था। वैसे भी ये सिर्फ एक अनुमान था जो उसने शर्वानी द्वारा दी गई जानकारी के कारण बनाया था। शर्वानी ने पहले उसे बताया था कि क्रिश कुछ हद तक सक्षम है, लेकिन उसने निश्चित रूप से उसे यह नहीं बताया था कि वह उससे निपटने में सक्षम होने के लिए मजबूत है। इसलिए इस समय लक्ष्मण का मानना था कि यह शर्वानी ही थी जिसने गैंगस्टरों के इस समूह से निपटा था। तुम इतनी देर से क्यों आए? शर्वनी ने पूछा। बेशक वह पूरी तरह से चिढ़ गई थी। अगर लक्ष्मण को देर न होती तो वे निश्चित रूप से इस स्थिति का सामना नहीं करते। अगर लक्ष्मण यहाँ होते तो इसका मतलब था कि उन्हें पहले से ही उन बदमाशों की मौजूदगी का एहसास हो गया होता। उनके लिए उनसे निपटना असंभव नहीं होता, हालांकि व्यक्तिगत रूप से नहीं। जब तक वह यहाँ पहुंचती तब तक निश्चित रूप से कोई गैंगस्टर उस पर छिपकर हमला करने वाला नहीं होता। और चाहे वह इसे कितना भी स्वीकार न करना चाहे, लेकिन वह समझ गया कि क्रिश की कृपा से ही वह इस स्थिति से बिना किसी नुकसान के बाहर निकलने में सफल रही है। लेकिन जाहिर है इसका मतलब यह नहीं था कि क्रिश भी दोष से बच गया। आखिरकार अगर क्रिश उसका अंगरक्षक नहीं होता तो वह उससे निपटने के लिए यहाँ आने की योजना नहीं बनाती। इसके बजाय वह सीधे विश्वविद्यालय चली जाती और कोई भी इस गली में उस पर हमला नहीं करता। मैं परिवार से जुड़े मामलों में उलझा हुआ था। किसी कारण से कोई ऐसा व्यक्ति था जो मेरे परिवार को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा था, और इस कारण से मेरे पास आने से पहले अन्य मामलों से निपटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मैं इस असुविधा के लिए खेद व्यक्त करता हूं जो मैंने पैदा की।
लक्ष्मण ने तुरंत अपने चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान के साथ समझाया। वैसे भी वह वास्तव में नहीं चाहता था कि शर्वानी को इस तरह की कोई तकलीफ हो, लेकिन घर पर जो स्थिति थी उसे वह अनदेखा नहीं कर सकता था। दिन में वह देर से पहुंचा और कुछ ऐसा हुआ। बेशक, हालांकि उसने यह बात जोर से नहीं कही, लेकिन वह निश्चित रूप से अपनी खुद की जांच करने जा रहा था। जैसे ही उसे पता चलेगा कि इस मामले के पीछे कौन है, वह तुरंत उनका ख्याल रखेगा। उनके जैसे व्यक्ति के लिए उन्हें वास्तव में इस बात की परवाह नहीं थी कि जिस व्यक्ति ने शर्वानी पर हमला करने के लिए गैंगस्टरों के इस समूह को भेजा था, उसे वर्मा का समर्थन प्राप्त था या नहीं। किसी भी मामले में वह निश्चित रूप से समय आने पर उनसे निपटेंगे। लक्ष्मण की बात सुनकर शर्वानी कुछ नहीं बोली। वैसे भी ऐसा नहीं था कि वह लक्ष्मण की स्थिति को नहीं समझती थी। अगर उसके पिता ने सचमुच इस लड़के को घर पर रहने के लिए कहा होता, तो कोई रास्ता नहीं था कि वह इसका विरोध करे। चूंकि यह पहले ही हो चुका था, इसलिए शर्वानी अब कृष से निपटने के मूड में नहीं थी। इसके बजाय उसने फैसला किया कि उसके लिए पहले कैंपस में जाना बेहतर होगा। आखिरकार वह नहीं बता सकती थी कि क्या गैंगस्टरों का एक और समूह अचानक उन पर हमला करने के लिए हमला करेगा। चलो चलते हैं, हम बाकी मामलों को बाद में निपटा लेंगे, लेकिन अभी हमें उस समूह पर ध्यान केंद्रित करना है। हमें उनसे जल्द से जल्द निपटना होगा, शर्वनी ने कहा और गली से बाहर निकल गई। लक्ष्मण को थोड़ा आश्चर्य हुआ जब उसने महसूस किया कि शर्वानी का अब कृष से कोई लेना देना नहीं है। उसने कृष की ओर ठंडी निगाह से देखा, लेकिन वह उसे अनदेखा कर रहा था। ये कुछ ऐसा था जो उसे इस आदमी के बारे में और भी अधिक नापसंद था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था जो वह अभी कर सकता था। बेशक, वह समझ गया कि शर्वानी ने अभी इस आदमी से निपटने का फैसला क्यों नहीं किया था। इस स्थिति का सामना करने के साथ जहां उस पर हमला किया गया था, ये निश्चित रूप से उनके लिए गैंगस्टरों के एक और समूह के साथ मुकाबला करने का सही अवसर नहीं था। हालांकि शर्वानी ने तय कर लिया था कि वह अब कृष से कोई समझौता नहीं करेगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि लक्ष्मण भी ऐसा ही करने वाले थे। इसके बजाय अपने चेहरे पर एक भयावह मुस्कान के साथ वह शर्वानी के पीछे पीछे चलते हुए अपने मन में गुप्त योजना बना रहा था। कृष को पहले ही पता चल गया था कि यहाँ आया यह नया लड़का निश्चित रूप से उसके प्रति कुछ भावनाएं रखता है, और वे निश्चित रूप से सबसे अच्छी नहीं थीं। लेकिन फिर भी अभी उसके पास कुछ भी करने के लिए नहीं था। उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि शर्वानी कुछ योजना बना रही होगी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वर्मा के पास मौजूद गुंडों के आने से शर्वानी की पहले से बनाई योजना में खलल पड़ गया था। फिर भी उसने उन दोनों का पीछा किया और यह सुनिश्चित किया कि वे शर्वानी पर कोई और हमला न करें। आखिरकार वह उसका अंगरक्षक था और उसे उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी थी। उन्हें उस जगह पर वापस आने में ज्यादा समय नहीं लगा जहां शर्वानी ने गाड़ी छोड़ी थी। शर्वानी तुरंत कार में बैठ गई और कृष ने समय बर्बाद किए बिना तुरंत फरारी F8 स्पाइडर की पैसेंजर सीट पर बैठ गया। ये कुछ ऐसा था जिसने लक्ष्मण और शर्वानी दोनों को पूरी तरह से परेशान कर दिया, लेकिन शर्वानी के पास फिलहाल कुछ भी करने के लिए नहीं था। किसी भी मामले में उसे कृष के साथ रहना चाहिए था, क्योंकि वह काफी कुशल था और वह उसका अंगरक्षक था। इसलिए उसके लिए उसके साथ जाना ही उचित था। लक्ष्मण के लिए वह आगे बढ़कर कृष को कार से बाहर खींचना चाहता था, लेकिन जब उसने शर्वानी की आंखों को देखा तो उसे उसकी मंशा समझ में आ गई। ऐसा लग रहा था कि उसके पास इस लड़के को अपने साथ ले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लक्ष्मण को शर्वानी की कार में किसी और आदमी को घुसने देने में कोई संकोच नहीं था, लेकिन वह उसे ऐसा करने दे सकता था। लेकिन जाहिर है उसके दिल में क्रोध बहुत बढ़ गया था। वह खुद कभी शर्वानी की कार में नहीं चढ़ा था और वह सोच रहा था कि शायद यह उसके लिए एक मौका है। लेकिन इस आदमी को बस भागना था, उस अवसर को नष्ट करना था जिसे फिर से पाना उसके लिए निश्चित रूप से कठिन होता। वह अपने दांतों को पीसते हुए अपने गुस्से को दबा पा रहा था, जो उस समय उसके मन में आ रहा था जब वह उन दोनों को परिसर में घुसते हुए देख रहा था। उन दोनों के चले जाने के तुरंत बाद उसने अपना फोन निकाला और कॉल किया। कुछ देर बाद किसी और ने कॉल रिसीव की और दूसरे पक्ष के कुछ कहने का इंतजार किए बिना लक्ष्मण ने तुरंत अपने निर्देश दे दिए। हमने योजना बदल दी है। इस मुद्दे पर अभी विचार नहीं किया जाएगा, लेकिन आज के भीतर आपको उस आदमी से सबसे क्रूर तरीके से निपटने के लिए एक अवसर खोजना होगा। सुनिश्चित करें कि वह आज के बाद चला जाए, अन्यथा आप जानते हैं कि क्या होगा। लक्ष्मण ने आंखों में गुस्सा भरकर आदेश दिया, फिर कॉल की घंटी बजाई और कैंपस के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ गया। अध्याय 25 जांच। कृष और शर्वानी बिना किसी परेशानी के यूनिवर्सिटी में दाखिल होने में कामयाब हो गए। कृष के बारे में पहले से ही सारी व्यवस्था कर ली गई थी और इसलिए शर्वानी के पास पहले से ही कृष का पहचान पत्र था।
इसलिए विश्वविद्यालय के गेट में घुसने के लिए शर्वानी ने कृष का कार्ड उसे देते हुए अपना कार्ड दिखाया। इससे पहले वह उसे देना भूल गई थी और प्रवेश द्वार पर इसके बारे में पूछे जाने के बाद ही उसे इसके बारे में याद आया। पुष्टि के बाद वे दोनों किसी तरह कैंपस में घुसने में कामयाब हो गए। फिर शर्वानी सीधे उस जगह की ओर चली गई जहां वह आमतौर पर अपनी गाड़ी पार्क करती थी। सुबह का समय होने के कारण परिसर में कुछ ही लोग दिखाई दे रहे थे। परिसर के छात्रावासों में रहने वाले लोग अभी भी नहीं जागे थे, केवल कुछ किताबी कीड़े और जिद्दी युवा ही बिस्तर से उठकर पुस्तकालय में घुसने या किसी को परेशान करने के लिए निकल पड़े थे। जब वे दोनों कार से उतरे तो वहां से गुजर रहे कुछ लोगों ने उन्हें देखा। उस समय वे आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके जब उन्हें एहसास हुआ कि वास्तव में शर्वानी की गाड़ी से कोई व्यक्ति निकला था। तुरंत ही उन्होंने उस युवक की जांच शुरू कर दी जो शर्वानी के साथ आया था। लेकिन चाहे वे उसे कितनी भी बार देखें, ये लड़का निश्चित रूप से औसत दर्जे का था। उसमें कुछ भी खास नहीं था। कृष और शर्वानी दोनों ने ही उन पर पड़ रही निगाहों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बल्कि वे तुरंत कक्षाओं की ओर चल दिए। स्टीव ने पहले से ही व्यवस्था कर रखी थी, इसलिए कृष को अपने हस्ताक्षर देने के लिए प्रशासनिक ब्लॉक में रिपोर्ट करने के अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन जाहिर है चूंकि अभी सुबह का समय था, इसलिए उन्हें दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने से पहले 8 बजे तक इंतजार करना होगा। जहां तक अन्य मामलों की बात है, वे पहले से ही तय हो चुके थे और वह शर्वानी के साथ एक ही कोर्स करने जा रहा था। संक्षेप में, वे एक ही कोर्स के सहपाठी होने जा रहे थे। यह एक और बात थी जो शर्वानी को अपने परिवार द्वारा की गई व्यवस्थाओं में नापसंद थी। लेकिन उस समय वह कुछ भी नहीं कर सकती थी और केवल यही उम्मीद कर सकती थी कि किसी समय वह इस आदमी से निपटने में सक्षम होगी और उसे दूर भगाएगी। वे दोनों लेक्चर थिएटर ब्लॉक में घुसने में कामयाब हो गए, जो वित्तीय सांख्यिकी का प्रभारी था। फिर वे तीसरी मंजिल पर गए और विशाल लेक्चर हॉल में घुस गए। शर्वनी कमरे में घुसने वाली पहली व्यक्ति थी। जैसे ही वह कमरे में आए, वह तुरंत व्याख्यान कक्ष के पीछे की ओर चली गई। व्याख्यान के दौरान वह आमतौर पर यही स्थिति अपनाती थी। दूसरी ओर कृष अभी अभी आया था और उसे वित्तीय सांख्यिकी के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी और इसी कारण से उसके लिए आगे बैठना निश्चित रूप से असंभव था। इसलिए शर्वानी की तरह वह पीछे गया और उससे एक पंक्ति दूर एक कुर्सी पर बैठ गया। शर्वानी ने भौहें सिकुड़ी जब उसे एहसास हुआ कि कृष भी पीछे बैठा है। वह सोचे बिना नहीं रह सकी कि यह आदमी बॉडीगार्ड के रूप में अपनी ड्यूटी को लेकर बहुत गंभीर था। चूंकि वे कक्षा में थे, तो यहाँ किस तरह का खतरा हो सकता है? क्या वह सिर्फ ये सुनिश्चित करने जा रहा था कि वह हर जगह मौजूद रहे जहां वह थी? सच कहूं तो मेरा यह मतलब नहीं था कि शर्वानी समझे कि उसके लिए उससे निपटना निश्चित रूप से असंभव है। वह पहले ही उसे पीट कर भगा चुका होता। दिन में उसने उसे अनदेखा करने का फैसला किया और अपने फोन पर ध्यान केंद्रित किया, जबकि कक्षाएं शुरू होने का समय था। कक्षाएं 8:30 बजे शुरू होने वाली थीं और वे पहले से ही कई घंटे पहले थे, इसलिए उन्हें कई घंटों तक कक्षा में रहना होगा। बेशक सामान्य परिस्थितियों में अगर शर्वानी इतनी जल्दी स्कूल आती तो वह कुछ और कर रही होती, लेकिन यहाँ इस लड़के के साथ उस पर निश्चित रूप से प्रतिबंध थे। अगर उसने इस लड़के के बारे में कुछ किया और अपने माता पिता को बताया तो यह निश्चित रूप से परेशानी का सबब बनने वाला था। इसलिए उसने अभी के लिए खुद को प्रतिबंधित करने का फैसला किया, जबकि उसे छुटकारा पाने का मौका तलाश रही थी। यह महसूस करते हुए कि फिलहाल कुछ भी करने को नहीं है, कृष ने उस प्रॉम्प्ट पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया जो उसे बदमाशों के उस समूह से निपटने के मिशन को पूरा करने के बाद मिला था। मिशन पूरा करने पर बधाई, आपको मध्यवर्ती स्तर के युद्ध कौशल से पुरस्कृत किया जाएगा। ये वह संकेत था जो उसे उस समय मिला जब उसने गुंडों के समूह से निपटना समाप्त किया। इससे पहले उसने इस पर ध्यान केंद्रित नहीं किया था क्योंकि उसे अभी भी एक और मामला संभालना था। लेकिन अब जब वह आजाद था तो उसने इनाम पर ध्यान केंद्रित किया। मध्यवर्ती स्तर के युद्ध कौशल। उसे यकीन नहीं था कि मध्यवर्ती स्तर के युद्ध कौशल प्राप्त करने के बाद वह कितना मजबूत हो जाएगा, लेकिन फिर भी उसे विश्वास था कि वह निश्चित रूप से पहले से अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। गैंगस्टरों के उस समूह से निपटने के लिए उसके लिए सिर्फ बुनियादी स्तर के कौशल ही काफी थे, लेकिन उसे विश्वास था कि मध्यवर्ती स्तर के कौशल के साथ उसके लिए उनसे निपटना निश्चित रूप से आसान होगा। बिना किसी हिचकिचाहट के कृष ने इनाम वापस लेने का फैसला किया। जैसे ही उसने ऐसा फैसला किया, उसे अचानक ऐसा लगा जैसे उसके सिर पर कोई बड़ा हथौड़ा मारा गया हो। उसी समय उसे चक्कर आने लगा, जबकि अचानक उसके दिमाग में बहुत सारी जानकारी भर गई। जानकारी मूल रूप से इस बारे में थी कि किसी निश्चित स्थिति का सामना करते समय उसे क्या करना चाहिए और इसी तरह की अन्य बातें, ये सभी युद्ध से संबंधित थीं।
उसी समय उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी मांसपेशियों में सुइयां चुभ रही हों। बेशक उस तरह का दर्द कुछ ऐसा नहीं था जिससे क्रिश को झटका लग सकता था, लेकिन समस्या ये थी कि उसे अपने पूरे शरीर में चुभन महसूस हो रही थी। इसलिए भले ही यह इतना दर्दनाक न हो, लेकिन यह निश्चित रूप से उसके लिए असुविधाजनक था। एक पल के लिए वह अपने शरीर को थोड़ा मोड़ने से खुद को रोक नहीं पाया, खुद को असहज महसूस से राहत दिलाने की कोशिश कर रहा था। उसकी हरकतों ने निश्चित रूप से शर्वानी का ध्यान आकर्षित किया, ये देखते हुए कि वह लगातार उसकी हरकतों पर ध्यान दे रही थी। हालांकि क्रिश की हरकतें सूक्ष्म थीं, लेकिन फिर भी वे शर्वानी से बच नहीं सकीं। वह शायद अपना फोन देख रही थी, लेकिन वह हमेशा क्रिश पर ध्यान दे रही थी। वह अभी भी इस बात पर विचार कर रही थी कि इस आदमी से निपटने के लिए वह क्या तरीका अपनाएगी। निश्चित रूप से उनके लिए इस आदमी से निपटना असंभव था, बस एक गिरोह के सदस्यों को बुलाकर। वह अकेले ही दूर से हमला करने वाले गुंडों के एक समूह से निपटने में सक्षम था, बिना उसकी मदद के। लेकिन फिर भी वह बिना किसी चोट के उनसे निपटते हुए उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने में सक्षम था। ये दिखाने के लिए कि यह लड़का कितना सक्षम है, ये काफी था। सच कहूं तो एक पल के लिए वह हमले से हिल गई थी, लेकिन फिर भी उसे विश्वास नहीं था कि वर्मा एक बार फिर हमला करना जारी रखेगा। आखिरकार उसने पहले ही अपने माता पिता को बता दिया था कि क्या हुआ था, और उसे विश्वास था कि वे जल्द से जल्द इस मुद्दे का समाधान जरूर करेंगे। शर्वानी को छोड़कर क्रिश को अपने पूरे शरीर में चुभन महसूस होती रही। साथ ही उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसकी मांसपेशियां ऐंठ रही हैं, जो उसके लिए पूरी तरह से असहज था। अगर वह इस समय शर्वानी के पास न होता तो वह पहले ही शौच के लिए और अधिक प्रयास कर रहा होता। लेकिन फिर भी वह ऐसा नहीं कर सकता था और केवल चुपचाप प्रयास कर सकता था। आखिरकार कुछ मिनटों के बाद उत्तेजना पूरी तरह से गायब हो गई। लेकिन इस समय क्रिश को ऐसा महसूस हो रहा था कि कुछ गड़बड़ है। ऐसा क्यों था कि उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी ताकत बिल्कुल भी नहीं बढ़ी है। पूरे शरीर में चुभन के साथ उसे उम्मीद थी कि शायद उसकी ताकत में कुछ हद तक इजाफा हो जाएगा। आखिरकार अगर उसके पास ताकत ही नहीं थी, तो वह मध्यम स्तर के युद्ध कौशल कैसे हासिल कर सकता था और उन्हें कैसे अंजाम दे सकता था। इस समय सिस्टम ने एक संकेत के माध्यम से उन्हें जवाब दिया। मेजबान को यह समझना होगा कि उसे जो पुरस्कार मिला है वह मूल रूप से कौशल है, न कि मेजबान की शारीरिक क्षमताओं में कोई प्रत्यक्ष सुधार। यदि मेजबान अपनी शारीरिक क्षमताओं में सुधार करना चाहता है तो उसे शारीरिक सुधार से संबंधित पुरस्कार के साथ मिशन पूरा करना होगा। क्रिश ने कुछ देर तक इस बारे में सोचा, फिर उसे यह उचित लगा। किसी भी मामले में भले ही यह सच था कि वह अपनी शारीरिक क्षमताओं के साथ मध्यवर्ती युद्ध स्तर के कौशल को पूरी तरह से निष्पादित नहीं कर सकता था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसने सुधार नहीं किया था। ये सच हो सकता है कि अगर वह मजबूत होता तो वह कौशल के साथ उतना कुशल नहीं होता, लेकिन फिर भी वह निश्चित रूप से पहले से कहीं बेहतर था। उसे पहले जो जानकारी मिली थी वह कुछ ऐसी थी जो मध्यवर्ती युद्ध कौशल से संबंधित थी, और वह उन्हें काफी अच्छी तरह से समझता था। फिलहाल इस मामले पर ध्यान न देने का निर्णय करते हुए क्रिश ने अपना पुराना स्मार्टफोन निकाला और इंटरनेट पर वर्मा से संबंधित कोई भी खबर खोजने लगा। चूंकि वह उनसे निपटने जा रहा था, इसलिए बेहतर था कि वह उनके बारे में जानकारी प्राप्त करे और खुद को तैयार रखे। अन्यथा उसे कुछ ऐसा सामना करना पड़ सकता था जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। उस समय उसने वर्मा परिवार के सदस्यों के बारे में जांच शुरू कर दी। अध्याय 26। लव का दृढ़ संकल्प। भवानी से कुछ ही दूरी पर एक पुलिस स्टेशन था। हालांकि यह राजपुर शहर के इलाके में सबसे बड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी ये शहर में सबसे बड़ा था। ये कहा जा सकता है कि यहाँ का विश्वविद्यालय शहर का सबसे बड़ा संस्थान था, और इसी कारण इस क्षेत्र की सुरक्षा को बनाए रखना था। भवानी की स्थापना के बाद ही इस क्षेत्र में ये पुलिस स्टेशन बनाया गया था। राजपुर शहर में स्थित पुलिस विभाग के मुख्यालय को यहाँ संस्थान बनने के बाद स्थानांतरित कर दिया गया था। पुलिस विभाग का बुनियादी ढांचा अच्छा माना जाता था, क्योंकि उनके पास दो इमारतें थीं, एक 8 मंजिला इमारत और एक 6 मंजिला इमारत। पार्किंग में पुलिस की गाड़ियां देखी जा सकती थीं, साथ ही पुलिस स्टेशन पर आने वाले लोगों की कई गाड़ियां भी। सामान्य तौर पर यह कहा जा सकता है कि पुलिस विभाग का ये मुख्यालय बेहद व्यस्त था, क्योंकि उसे टायर शहर से संबंधित मामलों से निपटना था, जिन्हें शहर के भीतर अन्य शाखाओं द्वारा स्थानांतरित किया जाना था। इस समय काले रंग का सूट पहने, सिर पर गंजापन लिए, चेहरे पर भयावह भाव लिए एक आदमी 8 मंजिला इमारत से बाहर निकल रहा था। उसके पीछे 6 लोगों का एक समूह चल रहा था, जो सभी पट्टियां बांधे हुए थे, लंगड़ा रहे थे या अपने शरीर के किसी खास अंग को पकड़े हुए चल रहे थे। वे उस आदमी के पीछे चलते हुए बेहद डरे हुए लग रहे थे। समूह पार्किंग स्थल की ओर चला गया और अंततः एक काले रंग की टोयोटा 4 रनर एसयूवी के सामने पहुंचा।
चाबी होने के बावजूद उस व्यक्ति ने एसयूवी का दरवाजा नहीं खोला। इसके बजाय वह मुड़ा और उस समूह का सामना किया जो उसका पीछा कर रहा था। आप सभी जानते हैं कि आपने क्या गलतियां की हैं, है ना? एक छोटी सी लड़की से निपटने जैसी छोटी सी समस्या को संभाल पाना आपके लिए कितना मुश्किल है। आपने हमला करने के लिए पत्थरों का इस्तेमाल किया। ये कैसी बकवास है? आदमी ने गुस्से से पूछा। लेकिन फिर भी उसने अपनी आवाज धीमी रखने का ध्यान रखा, जैसे कि उसे डर था कि कोई और उनकी बात सुन लेगा। छहों लोग कांप उठे। साथ ही वे खुद को सोचने से रोक नहीं पाए, तुम बकवास कर रहे हो जैसे कि तुम्हें पता ही नहीं कि उस युवती में गजब की युद्ध कौशल है। अगर हम अकेले उससे निपटने के लिए आगे बढ़ते तो हमें यकीन नहीं होता कि हम उसे बिना किसी नुकसान के संभाल पाते। ये सबसे अच्छी विधि थी जिसका हम बिना कष्ट के उपयोग कर सकते थे, लेकिन ये गड़बड़ा गई। फिर भी वे यह बात जोर से नहीं कह सकते थे, अन्यथा वे बिना ये जाने मर सकते थे कि उन्होंने कैसे इनकार किया। वे गैंगस्टरों के समूह से अलग थे जिन्हें शेरवानी से निपटना था। लेकिन इस घटना में उनकी रणनीति पूरी तरह से विफल हो गई और वे घायल हो गए। और इससे भी बड़ी बात यह है कि जैसे ही वे खड़े हुए, पुलिस ने आकर उन्हें उठा लिया। बेशक उन्हें नहीं पता था कि पुलिस को इस मामले की सूचना देने वाला व्यक्ति लक्ष्मण नहीं बल्कि कोई और था। और चूंकि पुलिस स्टेशन विश्वविद्यालय से बहुत दूर नहीं था, इसलिए पुलिस कुछ ही मिनटों में वहां पहुंच गई, जबकि समूह अभी भी अपने आप को संभाल रहा था। चूंकि लक्ष्मण ने ही रिपोर्ट की थी और मामला शेरवानी से जुड़ा था, इसलिए जांच के लिए समूह को हिरासत में लिया गया। बेशक यह ऐसा मामला था जिसके लिए शेरवानी को अपना बयान देने के लिए जाना था। लेकिन जाहिर है यह आदमी वहां गया और तुरंत पुलिस स्टेशन में अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके उन्हें वहां से बाहर निकाल दिया। वह समझ गया कि अगर वे पुलिस स्टेशन के अंदर ही रहे तो यह मामला निश्चित रूप से वर्मा से जुड़ जाएगा। अगर ऐसा कुछ हुआ तो वे निश्चित रूप से बहुत कुछ खोने वाले थे, ये देखते हुए कि जीवन से निश्चित रूप से इस मामले को ऐसे ही जाने नहीं देंगे। इसके बजाय वे इस मामले का उपयोग करने की कोशिश करेंगे, जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि वर्मा के लिए चीजें मुश्किल हो जाएं। बेशक उन 6 लोगों ने इस मामले को उस समय पहले ही बता दिया था जब उन्हें बात करने के लिए एकांत समय दिया गया था। और बेशक वह आदमी इस बात पर क्रोधित था कि इन लोगों ने युवती को पीटने के बजाय वास्तव में हमला करने के लिए पत्थरों का इस्तेमाल करने की रणनीति अपनाई थी। ये सिर्फ इसलिए नहीं था क्योंकि हमला करने के लिए पत्थरों का इस्तेमाल करना पूरी तरह से बचकाना लगता था, बल्कि इसलिए भी क्योंकि इस मामले में बहुत ज्यादा खतरा था। अगर उन्होंने पत्थर फेंका और वह शेरवानी को गलती से ऐसी जगह लगा जहां वह ठीक से नहीं पहुंच सकती थी और उसने इनकार कर दिया, तो निश्चित रूप से उसके लिए चीजें मुश्किल होने वाली थीं। उस आदमी का नाम लव था। उसने उन 6 लोगों को देखा और उन्हें पीटने के लिए मचल उठा। लेकिन उसके लिए अभी ऐसा करना असंभव था क्योंकि वे अभी भी पुलिस स्टेशन के परिसर में थे। जो भी हो, मैंने तुम्हें काम के पैसे पहले ही दे दिए थे, लेकिन तुमने फिर भी काम पूरा नहीं किया। इसलिए बेहतर होगा कि तुम बाकी पैसे भूल जाओ जिसका मैंने तुमसे पहले वादा किया था। और मैं तुम्हें बता दूं, बेहतर होगा कि तुम राजपुर शहर से चले जाओ। वरना अगर जीवसन तुम्हें पकड़ लेंगे तो वे निश्चित रूप से यह सुनिश्चित करेंगे कि तुम सबसे क्रूर मौत मरो। क्या तुम्हें समझ में आया? लव ने ठंडे भाव से उन 6 लोगों की ओर देखते हुए कहा। उन 6 ने तुरंत सिर हिलाया। वे समझ गए कि चूंकि वे पहले ही मिशन में विफल हो चुके थे, इसलिए उनके लिए इस शहर से चले जाना ही बेहतर था। आखिरकार जिस व्यक्ति पर उन्होंने हमला किया था वह शेरवानी नहीं था। शुरू में तो उन्होंने ऐसा कुछ करने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन उसे घायल करने के बाद मिलने वाली आय के कारण उन्होंने इसके लिए हामी भरने का फैसला किया। शुरू में उन्होंने योजना बनाई थी कि मिशन पूरा करने और पैसे मिलने के बाद वे शहर जरूर छोड़ देंगे। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि उन्हें जो चोटें लगी थी उसके अलावा उन्हें जो जमा राशि दी गई थी उसके अलावा उन्हें पूरा भुगतान नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी यह अच्छा था, ये देखते हुए कि उन्हें जो जमा राशि दी गई थी वह कुछ ऐसी थी जिसे वे कुछ महीनों तक इस्तेमाल कर सकते थे। ये देखकर कि उनमें से 6 सिर हिला रहे हैं, लव ने एसयूवी का दरवाजा खोला और अंदर चला गया। फिर वह पुलिस स्टेशन से दूर चला गया और उन 6 लोगों को पीछे छोड़ दिया। उन्हें कोई ऐसा तरीका ढूंढना था जिससे वे खुद ही शहर से बाहर निकल सकें। लव को इस बात का डर नहीं था कि वे उसके बारे में जानकारी उजागर कर देंगे। वैसे भी वह हमेशा लो प्रोफाइल रहता था और अगर लोग उसके बारे में जांच करते तो उन्हें उसके और वर्मा के बीच कोई संबंध नहीं मिलता। लेकिन एक सतर्क व्यक्ति की तरह उन्होंने तुरंत गाड़ी चलाते हुए अपना फोन निकाला और कॉल किया। जैसे ही दूसरी तरफ से कॉल आया, उन्होंने निर्देश दिया, उनमें से 6 को खत्म करो। सुनिश्चित करें कि आप उन शवों का अच्छी तरह से उपयोग करें। कॉपी किया। फोन पर दूसरी तरफ से जवाब आया। यह एक आदमी की आवाज थी।
उस प्रतिक्रिया के तुरंत बाद उन दोनों के बीच संवाद समाप्त हो गया। लेकिन इस समय लव को समझ में आ गया कि उसे निश्चित रूप से नई व्यवस्था करनी होगी। ऐसा लग रहा था कि उसने जीवन सेंस को कम करके आंका था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी हमारे पास अभी भी समय है। 1 महीने के अंदर मेरे लिए शर्वानी से निपटना मुश्किल नहीं होना चाहिए। इसके अलावा मुझे उसके साथ इस तरह से निपटना चाहिए कि जीवन सेंस को झुकना पड़े। लव ने गाड़ी चलाते हुए खुद से सोचा। जहां तक उस बॉडीगार्ड की बात है जिसे उन्होंने शर्वानी के लिए रखा है, हम देखते हैं कि जब तक हम आपकी कमजोरी का फायदा उठाते हैं तब तक आप कितने समय तक टिक पाते हैं। और अगर आप हार नहीं मानते तो हम आपको रास्ते से हटाने के लिए आपको मार भी सकते हैं। लव ने अपनी आंखों में हत्या की भावना के साथ खुद से सोचा। स्टीयरिंग व्हील पर उसकी पकड़ इतनी मजबूत हो गई कि उसके हाथों की सतह पर नसें उभरने लगीं। दिन में उसने गहरी सांस ली, फिर अपनी पकड़ ढीली की। लेकिन शर्वानी से निपटने का उसका दृढ़ संकल्प बढ़ गया था और उसे जल्द से जल्द ऐसा करना था, अन्यथा उसे परेशानी का सामना करना पड़ सकता था। दूसरी तरफ क्रिश को इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी कि गैंगस्टरों के साथ क्या हुआ था। शुरू में उसने पुलिस को बुलाने के बारे में सोचा था, लेकिन चूंकि शर्वानी को इस बारे में ज्यादा परवाह नहीं थी, इसलिए उसने इस मामले को अभी के लिए भूल जाने का फैसला किया। लेकिन बेशक वह निश्चित रूप से स्टीव को इस मामले की रिपोर्ट करने वाला था, ताकि वह देख सके कि वह इस मामले को कैसे संभालेगा। उसने कक्षा में कई घंटे बिताए, जब तक कि कई लोग कमरे में नहीं आने लगे। वे शर्वानी के समान ही पाठ्यक्रम करने वाले छात्र थे। जब उन्होंने उसे देखा तो निश्चित रूप से कुछ लोगों ने उस पर ध्यान दिया, लेकिन साथ ही दूसरों ने सोचा कि शायद वह सिर्फ एक व्यक्ति है जो कक्षाओं से गायब है, और यही कारण था कि वे उससे परिचित नहीं थे। फिर भी एक आदमी उसके पास आया और वह उसके बगल में बैठा था। उसने बिना कुछ कहे उत्सुकता से क्रिश को देखा। इससे क्रिश को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि वह आदमी उसे बिना कुछ छिपाए बेशर्मी से घूर रहा था। करीब 1 मिनट के बाद ही वह आदमी आखिरकार बोला, हाय, मेरा नाम मेसन है। क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या आप नए हैं? अध्याय 27, व्यस्त स्थिति। करीब 1 मिनट के बाद ही वह आदमी आखिरकार बोला, हाय, मेरा नाम मेसन है। क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या आप नए हैं? मेसन नाम का ये लड़का दिखने में 20 साल का लग रहा था। उसका कद दुबला पतला था, छोटे छोटे काले बाल और भूरी आंखें थीं जो क्रिश को उत्सुकता से घूर रही थीं। क्रिश इस सवाल से थोड़ा चौंक गया। उसने सोचा नहीं था कि यह आदमी कुछ बोलेगा, लेकिन फिर भी उसने खुद को संभाला और सिर हिलाकर जवाब दिया। उसे नहीं पता था कि वह कितने समय तक कैंपस में रहेगा, लेकिन उसके लिए कुछ लोगों से परिचित होना बेहतर था। इस तरह वह शर्वानी की सुरक्षा करते हुए कैंपस में जीवित रह सकेगा। मेसन नाम के लड़के ने अपना सिर हिलाया। उसने कहा, मैंने पहले ही इसका अनुमान लगा लिया था। आप जानते हैं, मैं इस क्लास में मौजूद हर व्यक्ति को जानता हूँ। और यह निश्चित रूप से पहली बार है कि मैंने आपको देखा है। ये कहा जा सकता है कि शायद आप कुछ समय के लिए दूर रहे होंगे और यही कारण है कि मैंने आपको कभी नहीं देखा था, लेकिन यह निश्चित रूप से असंभव है कि आप हमारे पहले वर्ष से लेकर अब तक, जब हम अपने दूसरे वर्ष में हैं, दूर रहे हों। क्रिश मेसन की ओर देखे बिना नहीं रह सका। उसने लेक्चर हॉल को देखा और पाया कि यहाँ लोगों की संख्या लगभग 0 या उससे भी कम थी। इस आदमी के लिए उन सभी को याद करने में सक्षम होना, ऐसा लगता था कि उसने लोगों पर बहुत ध्यान दिया था। ज्यादातर मामलों में कुछ लोगों की अपनी कक्षा में 0 से ज्यादा लोग नहीं होते, लेकिन इस लड़के की याददाश्त इतनी अच्छी थी कि वह यहाँ हर एक व्यक्ति को जान सकता था। लेकिन जाहिर है ऐसा नहीं था कि कृष्ण ने तुरंत उस पर विश्वास कर लिया, लेकिन उसने उसे संदेह का पात्र बना दिया। ये देखकर कि कृष्ण ने कुछ नहीं कहा, मेसन कुछ देर के लिए हिचकिचाया और फिर पूछा, क्या आप शायद किसी दूसरे परिसर से यहाँ स्थानांतरित हो रहे हैं? जहाँ तक मुझे पता है, किसी व्यक्ति के लिए एक परिसर से दूसरे परिसर में स्थानांतरित होना काफी कठिन है, खासकर यदि वे उसी पाठ्यक्रम को जारी रखना चाहते हैं। अधिकांशतः यदि लोग एक परिसर से दूसरे परिसर में स्थानांतरित होते हैं, तो उन्हें पहले वर्ष से ही उसी पाठ्यक्रम या किसी अन्य पाठ्यक्रम के साथ शुरुआत करनी पड़ती है, या उन्हें पहले वर्ष के दौरान ही स्थानांतरित होना पड़ता है। कृष्ण ने गहरी सांस ली, क्योंकि मेसन के बारे में जानकारी उसके दिमाग में उतर गई थी। ये वह जानकारी थी जो उसने इस आदमी के बारे में किए गए अवलोकन के कारण मान ली थी। वैसे तो वह आदमी थोड़ा डरपोक लग रहा था, लेकिन जब वह बोलना शुरू करता था तो उसमें एक तरह का आत्मविश्वास आ जाता था। इसके अलावा ऐसा लगता था कि उसे बोलना बहुत पसंद था, इस तरह से कि जब भी वह बोलना शुरू करता तो बहुत लंबा बोलता। संक्षेप में, वह एक बकवादी था। इसके अलावा उनके अवलोकन के अनुसार ऐसा लगता था कि मेसन सीधे साधे थे, जो उनके मन में था वही कह रहे थे।
लेकिन निश्चित रूप से कृष इस बारे में बहुत आश्वस्त नहीं हो सकते थे, ये देखते हुए कि कुछ लोग अपने बारे में कुछ बातें इसलिए बताते हैं क्योंकि वे चाहते हैं कि दूसरे लोग उनके बारे में इस तरह से सोचें, भले ही यह उनका व्यक्तित्व न हो। दरअसल मुझे तीसरे वर्ष में होना चाहिए था, लेकिन कुछ समस्याओं के कारण मैंने अपनी पढ़ाई स्थगित करने का फैसला किया। अब जब समस्या हल हो गई है तो मैं पढ़ाई जारी रखने के लिए वापस आ गया हूँ और यही कारण है कि आप मुझे नहीं जानते। कृष्ण ने जवाब दिया। ये कुछ ऐसा था जिसके बारे में उसने कुछ समय पहले सोचा था जब वह वर्मा के बारे में जांच कर रहा था। वह समझ गया कि किसी व्यक्ति के लिए उसके बारे में उत्सुक न होना असंभव है। आखिरकार अब दूसरे वर्ष के पहले सेमेस्टर का समय लगभग आ चुका था और वह अभी अभी आया था। इस कारण से ये स्पष्ट था कि कोई न कोई उसके बारे में उत्सुक होगा। मेसन ने इस बारे में सोचा और पाया कि यह वास्तव में समझ में आता है, लेकिन फिर भी वह यह महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाया कि इस आदमी में कुछ असामान्य बात है। लेकिन फिर भी उसने ये सोचकर कि लेक्चरर लेक्चर हॉल में आने ही वाला था, समय को देखते हुए पूछने का फैसला नहीं किया। क्रिश को तुरंत राहत मिली जब उसे एहसास हुआ कि मेसन अब कोई और सवाल नहीं पूछ रहा है। अगर इस आदमी ने वित्तीय सांख्यिकी के बारे में अपने ज्ञान का परीक्षण करने का फैसला किया तो उसे निश्चित रूप से पता नहीं था कि क्या जवाब देना है। आखिरकार उसने अपनी हाई स्कूल की शिक्षा भी पूरी नहीं की थी, वह विश्वविद्यालय के बारे में क्या कह सकता था। लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसने इतनी जल्दी जश्न मना लिया था, क्योंकि कुछ देर सोचने के बाद मेसन ने झुककर धीमी आवाज में पूछा, चूंकि आप मेरे सीनियर हैं इसलिए मुझे लगता है कि आप मुझसे ज्यादा कुशल हैं। तो क्या आप लेक्चरर के आने से पहले कुछ समस्याओं में मेरी मदद कर सकते हैं जो मुझे परेशान कर रही हैं? क्रिश की हरकतें अचानक रुक गईं। उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ फोन लगभग गिरा दिया, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि यह आदमी उससे ये सवाल पूछेगा। इस समय उसे पहले से ही पसीना आ रहा था, हालांकि थोड़ा बहुत। साथ ही वह जवाब देने के बारे में सोचने लगा। यह अच्छा था कि वह इन सभी वर्षों में हुए अनुभवों के कारण तेज दिमाग वाला था। इसलिए तुरंत उसने एक जवाब तैयार किया और जवाब दिया, ठीक है, आप समझते हैं कि मैं एक साल के लिए स्कूल से दूर रहा हूं क्योंकि मैं एक समस्या से जूझ रहा था। ये स्पष्ट था कि मैं उस समय पढ़ाई नहीं कर रहा था, इसलिए मुझे कक्षा में वापस आने के लिए कुछ समय चाहिए। मेसन ने आंखें मूंद ली, लेकिन ऐसा नहीं था कि कृष्ण ने जो कहा था वह सच था। लेकिन इस आदमी के दिमाग में निश्चित रूप से कुछ था, कम से कम एक चीज जो उसने पढ़ी थी और भूली नहीं थी, है ना? जैसे ही वह पूछने वाला था, लेक्चरर लेक्चर हॉल में घुस आया। वह एक महिला थी जो 50 के दशक के अंत में थी। उसने एक लंबी ग्रे ड्रेस पहनी हुई थी और चांदी के फ्रेम वाला चश्मा पहना हुआ था। जैसे ही महिला लेक्चर हॉल में पहुंची, उसने पूरे लेक्चर हॉल में देखा जो सिर्फ आधा भरा हुआ था। फिर उसने उस समूह को देखा जो सबसे पीछे बैठा था। इस समय कुछ लोग आगे बैठे थे जबकि अन्य पीछे बैठे थे। इससे लेक्चर हॉल का बीच वाला हिस्सा खाली रह गया। महिला कुछ कहना चाहती थी, लेकिन बीच में उसने एक गहरी सांस ली और फिर पढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। और इस तरह व्याख्यान शुरू हुआ और जो अवधारणाएं वह पढ़ा रही थी वे कृष के लिए बिल्कुल अलग थीं। हालांकि वह कुछ शब्दों को समझ सकता था, लेकिन वह इस बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता था कि यहाँ क्या पढ़ाया जा रहा है। अगर लेक्चरर उससे कोई सवाल पूछता तो सच कहूं तो उसे यकीन नहीं होता था कि वह उसका जवाब दे पाएगा। एक पल के लिए तो वह लगभग सो ही गया, क्योंकि उसे लगा कि यहाँ सिखाई जा रही अवधारणाओं को समझने की कोशिश में उसका दिमाग बहुत ज्यादा बोझिल हो रहा है। जब उसने देखा तो उसे एहसास हुआ कि केवल सामने बैठा समूह ही लेक्चरर की बातों पर ज्यादा ध्यान दे रहा था। जहां तक उसके साथ पीछे बैठे लोगों की बात है तो उनमें से ज्यादातर अपने फोन पर व्यस्त लग रहे थे। उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि लेक्चरर क्या पढ़ा रहा है। वहां एक और जोड़ा भी था जो एक दूसरे से फुसफुसा रहा था, और कोई भी पहले से ही सोच सकता था कि वह युवक युवती से क्या फुसफुसा रहा था। उसके चेहरे पर जो शर्मिंदगी देखी जा सकती थी उसे देखते हुए क्रिश सिर्फ अपना सिर हिला सकता था। इस समय वह वास्तव में पढ़ना चाहता था, लेकिन फिर भी ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह दूसरे वर्ष से शुरू कर सके। साथ ही वह स्टीव और जीवनसेंस को दोषी ठहराने से खुद को नहीं रोक सका। आखिरकार उन्होंने ही उसके विश्वविद्यालय में प्रवेश की व्यवस्था की थी। क्या उन्हें नहीं पता था कि वह विश्वविद्यालय नहीं गया था, न ही उसने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की थी? और अगर वह वास्तव में विश्वविद्यालय में शामिल हुआ था तो क्या होगा अगर वह निश्चित रूप से पूरी तरह से एक और कोर्स कर रहा था? इस मामले में वह कुछ नहीं कर सकता था। वैसे भी ऐसा नहीं था कि यह मामला उसके सर्टिफिकेट पर असर डालने वाला था। उसके पास हाई स्कूल सर्टिफिकेट नहीं था, जिसकी वजह से वह यूनिवर्सिटी में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अयोग्य था। इसलिए इस समय उसने तय किया कि वह बस प्रवाह के साथ चलेगा।
जहां तक परीक्षा का सवाल है, वह बस वही लिखेगा जो उसके दिमाग में आएगा, और इसके अलावा वह वैसे भी परिणामों की परवाह नहीं करेगा। किसी भी मामले में यहाँ उसका कर्तव्य ये सुनिश्चित करना था कि शर्वानी सुरक्षित रहे। व्याख्यान 2 घंटे तक चला और फिर समाप्त हो गया। व्याख्यान समाप्त होते ही लोग व्याख्यान कक्ष से बाहर जाने लगे। उनमें से हर कोई अपने अपने काम करने का इरादा कर रहा था, या तो छात्रावास या घर वापस जाना चाहता था, या परिसर में जाकर खेलना चाहता था। कृष्ण ने उस दिशा की ओर देखा जहां शर्वानी थी। शर्वानी जो कुछ भी करने जा रही थी, वह वही करने जा रहा था जब तक कि एक आदमी कर सकता था। इस समय उसे एहसास हुआ कि शर्वानी पहले ही खड़ी हो चुकी थी। इसके अलावा वह जल्दी में लग रही थी, जैसे कि कुछ ऐसा था जिसे वह तुरंत निपटाना चाहती थी। बिना किसी हिचकिचाहट के कृष अपने पैरों पर खड़ा हुआ और जल्दी से उसके पीछे चल पड़ा। चाहे वह कहीं भी जाए, उसे वहां रहना ही था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वर्मा फिर कब हमला करेगा। अध्याय 28 अहंकार षड्यंत्र। शर्वानी ने भी देखा कि कृष उसका पीछा कर रहा है, और वह खुद को भौचक्का किए बिना नहीं रह सकी। लेकिन ये सोचकर कि यह लड़का उसका अंगरक्षक है, उसने उसे भगाने की कोशिश नहीं की। किसी भी मामले में ये लड़का इस तथ्य को छिपाने की कोशिश कर रहा था कि वे एक साथ थे। वह अपनी दूरी बनाए रख रहा था और उसका बारीकी से पीछा नहीं कर रहा था। इससे वह कुछ हद तक राहत महसूस कर रही थी, लेकिन फिर भी वह इस तथ्य से खुश नहीं थी कि वह जो कुछ भी कर रही थी, उसे इस तथ्य पर विचार करना पड़ा कि वास्तव में कोई था जो उसे देख रहा था। शुरू में तो उसने उसे भगाने का इरादा किया था, लेकिन अब अचानक उसे कुछ सूझा और लगा कि शायद यह अच्छा विचार है कि यह आदमी उसका पीछा कर रहा है। किसी भी मामले में यह उसके अगले कदम के लिए फायदेमंद होने वाला था। वे दोनों अभी अभी लेक्चर थिएटर ब्लॉक से बाहर निकले थे कि अचानक उन्होंने लक्ष्मण का विरोध किया। बेशक लक्ष्मण ने भी देखा कि कृष कुछ ही दूरी पर शर्वानी का पीछा कर रहा था। उसने भौहें सिकोड़ी, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा, और इसके बजाय उसने मुड़कर शर्वानी की ओर देखा। वे पहले ही आ चुके हैं। वे अभी हमारा इंतजार कर रहे हैं, लक्ष्मण ने अपनी आवाज में उत्साह के भाव के साथ कहा। शर्वानी भी उत्साहित थी, लेकिन उसके चेहरे पर ज्यादा उत्साह नहीं दिखा। हंस, चलो उनसे मिलते हैं। इसके बाद मुझे पूरा यकीन है कि वे अपना सबक सीख लेंगे और हमारे सामने घमंड नहीं करेंगे। लक्ष्मण ने सिर हिलाया और उसके पीछे चले गए। उसी समय उन्होंने कृष की ओर एक धमकी भरी नजर डाली, लेकिन कृष ने उन्हें पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। इससे लक्ष्मण तुरंत चिढ़ गए, लेकिन फिर भी फिलहाल उनके पास कुछ भी करने के लिए नहीं था। वे दोनों एक निश्चित दिशा की ओर बढ़े और कृष उनके पीछे पीछे चला गया। उसने महसूस किया कि जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, रास्ते में मिलने वाले स्टर की संख्या लगातार कम होती गई। बेशक हमेशा की तरह शर्वानी ने बहुत ध्यान आकर्षित किया, लेकिन लक्ष्मण की मौजूदगी में बहुत से लोग उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं कर पाए। हर कोई समझ गया कि लक्ष्मण निश्चित रूप से शर्वानी के लिए बहुत ज्यादा सुरक्षात्मक थे। जो कोई भी उसे देखने की कोशिश करता था, जब तक कि वे विपरीत दिशा में न हो, वह सुनिश्चित करता था कि वे इसके लिए भुगतान करें। बेशक चूंकि शर्वानी एक महिला थी और वह धनवान होने के साथ साथ एक सुंदर महिला भी थी, इसलिए अन्य महिलाएं उसे उतना पसंद नहीं करती थीं। इस कारण से वे हमेशा उनसे दूरी बनाए रखना सुनिश्चित करती थीं। और यही कारण था कि शर्वानी केवल कुछ महिलाओं के साथ ही बातचीत करती थी, और जिस समूह के साथ वह जुड़ी थी उनमें से अधिकांश पुरुष थे। हालांकि कृष को इस बात की उत्सुकता थी कि वे कहाँ जा रहे हैं, लेकिन उसने कुछ नहीं पूछा और दूर से उनका पीछा करना जारी रखा। लेकिन थोड़ी देर बाद, हालांकि वह उन दोनों से दूरी बनाए हुए था, क्योंकि इस क्षेत्र में लोगों की संख्या कम थी, इसलिए उसे दूर से उनका पीछा करना बेकार लगा। लेकिन फिर भी वह उनसे संपर्क करने के इरादे के बिना दूरी बनाए रखता रहा। किसी भी मामले में उन दोनों के मन में उसके बारे में अच्छी धारणा नहीं थी और उन्हें उसकी उपस्थिति बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। लेकिन कृष क्या कर सकता था? यह उसका काम था, और चाहे कुछ भी हो, उसे इसे बनाए रखना था। आखिरकार इस तथ्य के अलावा कि उसे एक टायर सप्ताह के लिए इस पद को बनाए रखने के लिए एक मिशन जारी किया गया था, ये भी तथ्य था कि नौकरी के बिना सुपर बॉडीगार्ड सिस्टम निष्क्रिय होने वाला था। अंत में समूह एक और इमारत के सामने पहुंचा। देखने से ऐसा लग रहा था कि यह विश्वविद्यालय का जिम था। उस समय इमारत के बाहर लोगों का एक समूह खड़ा था, मानो वे किसी का इंतजार कर रहे हों। जैसे ही उन्होंने शर्वानी और लक्ष्मण को आते देखा, समूह तुरंत रोमांचित हो गया। वे आगे बढ़े और मुस्कुराते हुए दोनों का अभिवादन किया। बेशक अवलोकन से कोई भी व्यक्ति ये देख सकता था कि वे शर्वानी के प्रति अत्यधिक सम्मान दिखा रहे थे। समूह द्वारा की जा रही चापलूसी के सामने शर्वानी ने अपने चेहरे पर एक ठंडा भाव बनाए रखा।
समूह की लगभग 1 मिनट की बकबक के बाद शर्वानी ने पूछा, क्या वे अभी भी अंदर हैं या वे पहले ही भाग चुके हैं? वे लोग अंदर हैं। वे बहुत घमंडी हैं और वे कहते रहते हैं कि हम काय हैं। दुबले पतले शरीर वाले एक युवक ने चेहरे पर शिकन के साथ कहा। उसकी आंखों में गुस्से की झलक थी, जो स्पष्ट रूप से संकेत दे रहा था कि वह उस समूह से चिढ़ गया था जो इमारत के अंदर होने वाला था। हंस, वे लोग चिल्लाते रहते हैं कि वे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वे दावा कर रहे हैं कि वे तुम्हें सबक सिखा देंगे। एक और युवक ने बीच में ही टोकते हुए कहा। समूह में 9 युवा लोग शामिल थे। इनमें 3 युवतियां थीं और बाकी सभी युवा पुरुष थे। 6 युवा पुरुषों के इस समूह में तीनों महिलाएं बिल्कुल भी अलग नहीं दिख रही थीं। उनमें से हर एक आक्रामक दिख रही थी और उन्होंने पुरुषों के कपड़े पहने हुए थे। अगर उनमें अलग अलग महिला जैसी विशेषताएं और थोड़ा नाजुक रूप न होता तो कोई वास्तव में सोचता कि वे वास्तव में युवा पुरुष हैं। लेकिन किसी भी मामले में, हालांकि वे महिलाएं थीं, युवा पुरुषों ने वास्तव में उन्हें कम आंका। इसके बजाय उन्होंने उन्हें अपने साथियों के रूप में सोचा। वे हमारे समूह को काय कहने की हिम्मत करते हैं। मुझे देखना है कि उन्हें इस तरह का आत्मविश्वास कहां से मिलता है। शर्वानी ने गुस्से से जवाब दिया। तुरंत वह जिम की ओर बढ़ने लगी, जो उस समय पूरी तरह से खुला हुआ था। बाहर से वह पहले से ही लोगों के एक समूह को देख सकती थी जो पहले से ही एक रिंग के बाहर इकट्ठा थे। जैसे ही वह आगे बढ़ रही थी, लक्ष्मण ने अचानक धीमी आवाज में कहा, मुझे लगता है कि वे लोग इसलिए इतने घमंडी हैं क्योंकि उन्हें अपने समूह में कोई नया व्यक्ति मिल गया है। ये वह व्यक्ति है जो हमें हराने में कामयाब रहा। अन्यथा उसके बिना उनके लिए हमें हराना निश्चित रूप से असंभव था। बेशक लक्ष्मण इस बात से खुश नहीं थे कि वे पहले हार चुके थे, लेकिन अब जब शर्वानी यहाँ थी तो उन्हें यकीन था कि उनके लिए दूसरे पक्ष को परास्त करना निश्चित रूप से आसान होगा। जब तक शर्वानी नए लोगों का ख्याल रख सकती है, वे समूह के बाकी लोगों का ख्याल रखने में सक्षम होंगे। शर्वानी की हरकतें बिल्कुल भी नहीं रुकी, मानो उसे नए आने वाले की कोई परवाह ही नहीं थी। हाथ हिलाते हुए उसने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ कौन है, लेकिन फिर भी मैं उन्हें पीटने जा रही हूँ। हमें उन्हें दिखाना होगा कि इस कैंपस का बॉस कौन है, नहीं तो समय बीतने के साथ साथ वे और भी घमंडी होते जाएंगे। समूह को पहले से ही शर्वानी से यही उम्मीद थी। आज तक उन्हें ऐसा कोई नहीं मिला था जो शर्वानी को हरा सके। इसलिए उनके मन में उसके प्रति जो आत्मविश्वास था वह निश्चित रूप से बहुत अधिक था और वे आमतौर पर उसे अजेय मानते थे। जैसे ही समूह जिम के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ा, उनमें से एक ने अचानक देखा कि कृष वास्तव में उनका पीछा कर रहा था। वह भौहें सिकुड़े बिना नहीं रह सका। उन्होंने पहले ही लोगों को यहाँ से भगा दिया था क्योंकि वे किसी भी तरह की बाधा नहीं चाहते थे। लेकिन ऐसा क्यों था कि यहाँ एक ऐसा आदमी था जिसे वे नहीं जानते थे? क्या ऐसा हो सकता है कि इस आदमी को इस बारे में जानकारी नहीं थी कि उन्होंने पहले क्या कहा था? या फिर यह सिर्फ इसलिए था कि वह पूरी तरह से अनजान था और ये देखने आया था कि अगर उसने उनकी बात नहीं मानी तो क्या होगा? अरे बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इससे पहले कि मैं अपना आपा खो दूं, तुम यहाँ से चले जाओ। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, नहीं तो तुम यहाँ आकर पछताओगे। एक मोटा ताजा युवक कृष की ओर देखते हुए बोला। साथ ही ऐसा लग रहा था कि वह कृष की पिटाई करने के लिए उस पर हमला करने के लिए तैयार था। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, उसने तुरंत दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। बाकी लोग भी कृष की ओर देखने लगे, ये सोचकर कि यह आदमी यहाँ किस लिए आया है। इसी समय शर्वानी और लक्ष्मण को यह बात याद आई कि कृष वास्तव में उनका पीछा कर रहा है। वे दोनों एक क्षण के लिए रुके और मानो उन्हें भी यही विचार सूझा हो, उन्होंने एक साथ कहा, उसे आने दो। वैसे तो दोनों को इस बात पर आश्चर्य हुआ कि उन्होंने एक ही समय पर बात की थी, लेकिन फिर भी उन्होंने इसे अनदेखा कर दिया। बल्कि यह कहा जा सकता है कि शर्वानी को इसकी परवाह नहीं थी, लेकिन लक्ष्मण को इसकी बहुत परवाह थी। इस समय वह सोच रहा था कि यह तो किस्मत में लिखा था कि उसका और शर्वानी का एक साथ होना तय है, वरना ऐसा संयोग क्यों हो रहा था? जिस क्षण उन दोनों ने ये शब्द कहे, समूह के बाकी लोगों ने कृष को अंदर आने देने का फैसला किया। इस तथ्य के बावजूद कि वे इस युवक की पहचान के बारे में उलझन में थे, उन्होंने नहीं पूछा। वैसे भी उन्हें जल्द ही पता चल ही जाता। जैसे ही कृष ने जिम में कदम रखा, उसे एहसास हुआ कि यह जिम जीवनसेंस के जिम की तुलना में बहुत बड़ा था। यह अपेक्षित था, क्योंकि जीवनसेंस के पास जो था वह नीचे स्थित था, जबकि यह सतह पर स्थित था। लेकिन कुछ देर निरीक्षण करने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि यहाँ के उपकरणों की गुणवत्ता निश्चित रूप से जीवनसेंस की हवेली में मिलने वाले उपकरणों की तुलना में घटिया थी। बेशक मात्रा के मामले में चूंकि यह जिम जीवनसेंस से बड़ा था, इसलिए यह स्पष्ट था कि यहाँ की मात्रा ज्यादा थी। जिम में घुसने के बाद कृष ने बस लोगों के दूसरे समूह की तरफ देखा।
ये समूह उस समय जिम के अंदर मौजूद एक रिंग के बाहर खड़ा था, और जैसे ही उन्होंने देखा कि शर्वानी यहाँ है, वे उत्साहित हो गए। अध्याय 29। योग्य नहीं। सेटअप। अच्छा अच्छा अच्छा, देखो यहाँ कौन है। मुझे लगा था कि हमने तुम्हारे समूह को जो पीटा उसके बारे में सुनकर तुम पहले ही डर गए होगे, लेकिन किसने सोचा था कि तुम सच में आओगे। एक घमंडी नजर वाला युवक एक कदम आगे बढ़ा और शर्वानी की ओर देखते हुए बोला। उसकी भौहों के बीच अहंकार की झलक थी, उसके होठों पर एक मुस्कुराहट थी। उसके लंबे काले बाल थे जो उसकी पीठ के पीछे बंधे थे, और उसकी आंखें भूरी थीं। उसका शरीर मध्यम कद का था और मांसपेशियां अच्छी तरह से उभरी हुई थीं। वह इस समय पट्टियों वाला काला ट्रैक सूट और स्नीकर्स पहने हुए था। ऐसा लग रहा था कि वह अपने पीछे के समूह का नेता था, क्योंकि जब वह बोल रहा था तो उसके बाद कोई और नहीं बोल रहा था। लेकिन उनके चेहरों पर जो मुस्कुराहट देखी जा सकती थी उससे पता चलता था कि वे भी शर्वानी और उसके समूह के बारे में वही सोचते थे, ठीक उस युवक की तरह। शर्वनी स्पष्ट रूप से उस युवक की बात से क्रोधित थी, लेकिन फिर भी उसने एक साधारण खर्राटे के अलावा कुछ नहीं कहा। हालांकि उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन लक्ष्मण के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता था। वह कैसे चुपचाप देख सकता था कि कोई उसके प्यार के बारे में बकवास कर रहा है। भाड़ में जाओ, तुम क्या जानते हो, तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते, लेकिन तुम यहाँ बकवास कर रहे हो। अगर तुम्हारे पीछे वह आदमी न होता तो मैं तुम्हें पहले ही कुचल देता। लक्ष्मण ने चिल्लाते हुए अपनी तर्जनी उंगली उस युवक की ओर इशारा की। क्या यह एक गिरोह की लड़ाई है? अब मुझे बताओ, मैं अपने गिरोह के एक सदस्य को तुम्हारे खिलाफ लड़ने से क्यों रोकूं? सब कुछ निष्पक्ष और स्पष्ट है। जवाब देते हुए युवक ने बस अपने कंधे उचका दिए। तुम क्या बकवास कर रहे हो? हर्षित, अगर तुम में हिम्मत है तो तुम मेरे सामने आकर आमने सामने की लड़ाई क्यों नहीं लड़ते? लक्ष्मण ने गुस्से से कहा। उसी समय उसने अपनी शर्ट की आस्तीन ऊपर चढ़ानी शुरू कर दी। तभी उसे एहसास हुआ कि उसने इस समय छोटी आस्तीन वाली टी शर्ट पहन रखी है। मैं वास्तव में तुम्हारे जैसे आदमी के साथ लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहता। वैसे भी हम यहाँ एक रीमैच के लिए हैं, जैसा कि तुमने अनुरोध किया था। तो क्यों ना हम सीधे काम पर लग जाएं? और ओह, मैं देख रहा हूँ कि तुमने पहले ही किसी को अपने पक्ष में कर लिया है। हर्षित ने कृष की ओर देखते हुए कहा, जो समूह से कुछ ही दूरी पर खड़ा था। सभी ने कृष की ओर देखा और उनमें से कुछ कहना चाहते थे कि कृष उनके समूह का हिस्सा नहीं है, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कह पाते, लक्ष्मण ने उनसे पहले ही यह कह दिया। तुम्हें उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज का ध्यान फिर से मैच पर है, इसलिए जब तुम हारने के लिए इतने उत्सुक हो तो क्यों ना हम शुरू करें। लक्ष्मण ने कहा। यह स्पष्ट था कि वह इस युवा के साथ लड़ने का इरादा रखता था। चाहे कुछ भी हो, उसे यह सुनिश्चित करना था कि वह हर्षित को हरा दे, अन्यथा ये लड़का बकवास करता रहेगा। हर्षित समझ गया कि उसके लिए लक्ष्मण को हराना नामुमकिन था। हो सकता है कि लक्ष्मण उतने ताकतवर न हो, लेकिन फिर भी वे निश्चित रूप से उनसे थोड़े ताकतवर थे, और अगर वे दोनों लड़े तो ये स्पष्ट था कि वही हारने वाला था, हालांकि इतना बुरी तरह नहीं। लेकिन इस स्थिति में उसके लिए हारना ही बेहतर था। अन्यथा अगर वह हार जाता तो निश्चित रूप से उसके समूह की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचता। यह ऐसी चीज थी जिसे वह नहीं देखना चाहता था। हाथ हिलाते हुए उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि मैं ही ये तय करने वाला हूं कि हमारी तरफ से कौन पहले लड़ेगा। इसलिए बेहतर होगा कि आप खुद से चुनाव करने की कोशिश न करें। बस धैर्य रखें और अपनी बारी आने का इंतजार करें। ये शब्द कहने के बाद हर्षित ने गुस्से में भरे लक्ष्मण को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और अपने समूह में वापस चला गया। फिर उसका समूह एक दूसरे से बड़बड़ाने लगा, जैसे वे कुछ चर्चा कर रहे हों। दूसरी ओर लक्ष्मण थोड़ा शांत होने के बाद शर्वानी के पास गए और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। शर्वानी ने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया। आखिरकार लगभग 1 मिनट के बाद ऐसा लगा कि दूसरे समूह ने फैसला कर लिया है, और बिना किसी हिचकिचाहट के एक गंजा सिर वाला मजबूत लड़का आगे बढ़ा और रिंग में घुस गया। जैसे ही वह रिंग में घुसा, शर्वानी के समूह के सदस्य ठंडी सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाए। इसके पीछे कारण सरल था। ये वही आदमी था जिसने पहले भी उन्हें पीटा था। उसका नाम आलोक था। उन्हें नहीं पता था कि यह आदमी कहां से आया था, लेकिन वह बहुत ताकतवर था। वे उससे लड़ने की हद तक चले गए थे, लेकिन वे बिल्कुल भी नहीं जीत पाए। उन्हें वास्तव में बहुत आसानी से पीटा गया था। लक्ष्मण को इस लड़के से डर लग रहा था। आखिरकार उसने पहले भी उसे हराया था और लक्ष्मण के पास प्रतिरोध करने का कोई मौका नहीं था। ये स्पष्ट था कि उन दोनों के बीच का अंतर बहुत बड़ा था, और चाहे कुछ भी हो, उसके लिए इस अंतर को पाना असंभव था। लेकिन अब शर्वानी के यहाँ आने से उसे विश्वास हो गया कि वे इस लड़के से जीत पाएंगे।
हालांकि शर्वानी एक महिला थी, लेकिन उसकी वीरता ऐसी नहीं थी जिसे कम करके आंका जा सके। आखिरकार वह स्कूल में फाइटिंग क्लब की अध्यक्ष थी और वे दूसरे पक्ष हर्षित के खिलाफ प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। इसका कारण केवल ये था कि हर्षित स्थान लेना चाहता था, लेकिन चूंकि वह शर्वानी को नहीं हरा सकता था, इसलिए उसने उसे हराने के लिए अन्य तरीकों का उपयोग करने का निर्णय लिया। ये स्पष्ट रूप से एक तरीका था जो उसने खोज लिया था। पहले उसने अपने समूह का उपयोग करके शर्वानी और उसके समूह को हराने की कोशिश की थी, लेकिन दिन में वे बार बार हार गए। लेकिन इस बार उसे कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया था जिसके पास टायर समूह को कुचलने में सक्षम होने के लिए पर्याप्त ताकत थी। शर्वानी ने उस आदमी को देखा जो रिंग में घुसा था। अपने समूह के हाव भाव देखकर ही उसे एहसास हो गया कि यह निश्चित रूप से वही आदमी था जिसने उन्हें पीटा था। आखिरकार उन्होंने उसे पहले ही इस आदमी की शक्ल बता दी थी, और शक्ल और इस आदमी की शक्ल का वर्णन निश्चित रूप से एक जैसा था। शर्वनी से रिंग में उतरने की उम्मीद थी, लेकिन इसके बजाय वह वहीं खड़ी रही। उसने रिंग में उतरने का कोई इरादा नहीं दिखाया। ये कुछ ऐसा था जिसने लक्ष्मण के अलावा सभी को हैरान कर दिया। ईवी कृष अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाए बिना नहीं रह सका, ये सोचकर कि आखिर शर्वानी क्या योजना बना रही थी। उसे ही इस आदमी के खिलाफ लड़ना था। क्या ये हो सकता है कि वह इस आदमी से डर रही थी? अरे, हमने अपने ग्रुप के पहले व्यक्ति को पहले ही रिंग में उतार दिया है। हम इंतजार कर रहे हैं कि तुम रिंग में उतरने के लिए किसी व्यक्ति को चुनो ताकि हम लड़ सकें। हर्षित ने शर्वानी की तरफ देखते हुए कहा। यह स्पष्ट था कि उसे उम्मीद थी कि शर्वानी रिंग में उतरने वाली है। शर्वानी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और बस हर्षित की ओर ठंडी नजर से देखा। उस आदमी ने अपनी गर्दन सिकोड़ ली और एक कदम पीछे हट गया, फिर उसने खुद को रोक लिया। इस पल वह पूरी तरह से अपमानित महसूस कर रहा था। कोई बात नहीं, उसे पीछे हटना नहीं चाहिए था, ये देखते हुए कि वह शर्वानी की स्थिति लेना चाहता था। ये सोचकर कि इस अपमान की कीमत चुकानी पड़ेगी, उसने आलोक की ओर देखा जो उस समय उसकी ओर देख रहा था, और उसने सिर हिलाया। दूसरे पक्ष ने भी जवाब में सिर हिलाया, मानो उन दोनों के बीच मौन संवाद का कोई रूप हो। जैसे ही शर्वानी का समूह ये सोचकर थोड़ा चिंतित हो रहा था कि शर्वानी रिंग में नहीं उतर रही है, लक्ष्मण ने हर्षित को देखा और कहा, तुम्हें पता है, तुम हारने के लिए काफी उत्सुक लग रहे हो, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम शर्वानी के खिलाफ लड़ने के योग्य हो? मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसा करने के योग्य हो, और इसी कारण से आज शर्वानी लड़ने नहीं जा रही है। ये शब्द कहने के बाद सभी लोग तुरंत ही थोड़ा अचंभित रह गए। आखिर शर्वानी कुछ समय पहले ही किसी को पीटने और उसे वापस अपनी जगह पर ले जाने की बात कर रही थी, लेकिन अब वह लड़ने नहीं जा रही थी। यहाँ क्या हो रहा था? जैसे ही वे सोच रहे थे कि क्या शर्वानी पीछे हटने वाली है, लक्ष्मण ने आगे कहा, चूंकि हम मानते हैं कि तुम लोग हमारे नेता के खिलाफ लड़ने के योग्य नहीं हो, इसलिए हम शर्वानी के छोटे से अनुचर को तुम्हारे खिलाफ लड़ने देंगे। ये शब्द कहते हुए उसने कृष की ओर देखा, ये संकेत करते हुए कि वह उसी का उल्लेख कर रहा था। कृष उन शब्दों को सुनकर भौहें सिकोड़े बिना नहीं रह सका। उसे वास्तव में नौकर कहा जा रहा था, और जिस तरह से लक्ष्मण ने ये शब्द कहे थे, उससे ये स्पष्ट था कि उसके मन में उसके प्रति तिरस्कार था। कृष ये सोचे बिना नहीं रह सका कि क्या उन दोनों के बीच कोई दुश्मनी थी, लेकिन चाहे उसने इस बारे में कितना भी सोचा हो, उसे याद नहीं आया कि उन दोनों के बीच कोई दुश्मनी थी। फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। जहां तक उस लड़के के खिलाफ रिंग में लड़ने की बात है, कृष को बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। उसका मानना था कि अपनी कमजोर क्षमताओं के साथ वह युवाओं के इस समूह से काफी दूर है। दूसरी ओर हर्षित लक्ष्मण की बातें सुनकर पूरी तरह से क्रोधित हो गया। उसने कृष की ओर देखा और चिल्लाया, तुम वही हो जिसे उन्होंने लड़ने के लिए बुलाया है। बेहतर होगा कि तुम अपनी गांड इस रिंग में ले जाओ ताकि हम जल्द से जल्द तुमसे निपट सकें। हमारे पास यहाँ बर्बाद करने के लिए ज्यादा समय नहीं है। हालांकि कृष दूसरे पक्ष की बातों से पूरी तरह नाखुश था, लेकिन उसने कोई कदम नहीं उठाया। वह शांत रहा और उस आदमी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। इस समय अगर उसे किसी से निपटना था तो वह निश्चित रूप से लक्ष्मण नाम का यह आदमी था। आखिरकार उसी ने उसे इस स्थिति में फंसाया था। कृष्ण ने बस जम्हाई ली, रिंग में जाने का कोई इरादा नहीं दिखाया। लेकिन इस समय एक आवाज अचानक उसके कानों में पड़ी, तुम्हें जाकर लड़ना होगा। अध्याय 30। शर्वानी का खेल। कृष्ण ने बस जम्हाई ली, रिंग में जाने का कोई इरादा नहीं दिखाया। लेकिन इस समय एक आवाज अचानक उसके कानों में पड़ी, तुम्हें जाकर लड़ना होगा। कृष्ण ने देखा और पाया कि उससे बात करने वाला कोई और था, लक्ष्मण नहीं। थोड़ी देर तक उस आदमी को देखने के बाद कृष्ण ने उसे अनदेखा कर दिया। कोई बात नहीं, ऐसा नहीं था कि इस आदमी ने ही उसे काम पर रखा था। वास्तव में उन दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं था।
इसलिए कृष के लिए लक्ष्मण द्वारा दिए जा रहे आदेशों को मानने का कोई कारण नहीं था। यह आदमी इतना घमंडी लग रहा था और वह उसे आदेश देने के बारे में सोच रहा था। ये सच हो सकता है कि वह वर्तमान में अधीनस्थ था, लेकिन ये केवल शर्वानी पर लागू होता है। जहां तक इस आदमी का सवाल है, वह नरक में जा सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, कृष्ण निश्चित रूप से उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करेगा। जब लक्ष्मण को एहसास हुआ कि कृष्ण ने वास्तव में उसे अनदेखा किया है, तो वह शर्मिंदा होने के अलावा गुस्से से भी नहीं बच सका। वह कृष्ण पर चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। वर्तमान में वे एक विरोधी समूह का सामना कर रहे थे और उनके लिए स्थिति को सावधानी से संभालना बेहतर था। उनके लिए इस समय आंतरिक कलह न होना बेहतर था, अन्यथा ये वास्तव में एमी के लिए एक फायदा हो सकता है। आप वर्तमान में हमारे समूह का हिस्सा हैं, इसलिए हमने तय किया है कि आप ही लड़ाई शुरू करने वाले हैं, लक्ष्मण ने कहा और गुस्से को शांत करने की कोशिश की। दूसरी ओर कृष को इस बात की परवाह नहीं थी कि लक्ष्मण क्या कह रहा है। चाहे कुछ भी हो, वह निश्चित रूप से वैसा नहीं करने वाला था जैसा वह व्यक्ति चाहता था। जहां तक उसके समूह में शामिल होने की बात है, तो उसने कब कहा कि वह समूह में शामिल होने के लिए तैयार है। वह केवल शर्वानी के लिए यहाँ था और बस इतना ही। बेशक वह यहाँ इसलिए नहीं आया था कि वह शर्वानी से प्रभावित था, बल्कि इसलिए आया था क्योंकि यह उसकी जिम्मेदारी थी। अन्यथा वह निश्चित रूप से इस महिला की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता। लक्ष्मण ने और भी ज्यादा भौहें से कुढ़ी जब कृष्ण ने एक बार फिर उसे अनदेखा कर दिया। वह कुछ कहने ही वाला था कि शर्वानी ने अपना हाथ उठाकर उसे कुछ भी कहने से रोक दिया। अगर कोई था जिसकी वह आज्ञा मान सकता था, तो वह शर्वानी के अलावा कोई और था। ये केवल इस तथ्य के कारण नहीं था कि धन के मामले में उसके पास अधिक प्रभाव था, बल्कि इस तथ्य के कारण भी था कि युद्ध क्षमता के मामले में वह उससे अधिक शक्तिशाली थी। शर्वानी ने कुछ देर तक कृष्ण को चुपचाप देखा, फिर बोली, तुम्हें जाकर उस आदमी से लड़ना चाहिए। कृष्ण ने शर्वानी की तरफ देखा और वह थोड़ा चिढ़ गया। इस महिला को क्या हो गया है? उसके परिवार ने उसे इसलिए रखा था ताकि वह उसकी रक्षा कर सके, लेकिन वह तो उसके लिए मुसीबत खड़ी करने की कोशिश कर रही थी। गहरी सांस लेने के बाद कृष्ण ने जवाब दिया, मुझे खेद है, लेकिन मैं विश्वविद्यालय में गिरोहों से संबंधित मामलों में शामिल नहीं होना चाहता। मेरे पास केवल एक ही काम है और मैं उसी से निपटने जा रहा हूँ। शर्वानी ने भौहें सिकोड़ी। वह इस बात से पूरी तरह नाखुश थी कि कृष्ण ने उसके दिए गए आदेश का पालन नहीं किया, लेकिन उसने जो कुछ भी कहा था उसके बारे में सोचने पर यह वास्तव में समझ में आया। आखिरकार जब उसके परिवार ने कृष्ण को काम पर रखा था, तो उन्होंने कभी नहीं कहा था कि उसे उसके दिए गए हर आदेश का पालन करना चाहिए। इसके बजाय उसे केवल उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी थी। कुछ देर चुप रहने के बाद अचानक शर्वानी के मन में एक और विचार आया। उसने कृष्ण की ओर देखा और अपना सिर दाईं ओर झुकाते हुए कहा, मेरी रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है, लेकिन क्या तुम नहीं देखते कि कोई है जो मुझे पीटना चाहता है? जैसे ही मैं उस रिंग में कदम रखूंगी, कोई मुझ पर हमला कर देगा। क्या आप किनारे से खड़े होकर देखते रहेंगे जब कोई मुझ पर हमला करेगा, जबकि यह सुनिश्चित करना आपका काम है कि मैं सुरक्षित रहूं? कृष्ण अपनी भौहें सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक सका। वह समझ गया कि शर्वानी यहाँ पर नाटक करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसने जो कुछ भी कहा था वह वास्तव में समझ में आता था। बेशक ये तभी समझ में आता जब वह इस मुद्दे की शुरुआत करने वाली न हो, दूसरे पक्ष को भड़काने के लिए यहाँ आकर। ये सच हो सकता है कि जिम के अंदर मौजूद लोगों के इस समूह ने उन्हें उकसाया था, लेकिन फिर भी उन्होंने जवाब क्यों दिया? वे उन्हें अनदेखा भी कर सकते थे। कृष्ण ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और बिना किसी लड़ाई के इरादे के उसी स्थिति में खड़ा रहा। किसी भी मामले में जब तक शर्वानी खतरे में नहीं थी, तब तक वह कोई कार्रवाई नहीं करेगा। जब शर्वानी को एहसास हुआ कि कृष्ण कोई कदम नहीं उठाने वाला है, तो उसने बस एक खर्राटा लिया और रिंग की तरफ देखने लगी। फिर बिना किसी हिचकिचाहट के वह आगे बढ़ी, कूद गई और रिंग की एक रस्सी को पकड़ लिया और फिर उसे स्प्रिंग की तरह इस्तेमाल करके खुद को रिंग में ले आई। यह अच्छी बात थी कि उसने इस समय ट्राउजर पहना हुआ था, अन्यथा अगर वह स्कर्ट या ड्रेस पहनती तो उसके लिए ऐसा करना निश्चित रूप से असंभव होता। जैसे ही वह रिंग में उतरी, उसने अपनी आंखों के कोने से कृष्ण की ओर देखा। उसने महसूस किया कि वह लड़का उसकी ओर देख रहा था, लेकिन वह कोई कार्रवाई करने का इरादा नहीं दिखा रहा था। दूसरी ओर हर्षित उस समय बहुत उत्साहित था जब उसे एहसास हुआ कि शर्वानी रिंग में उतर चुकी है। ये कुछ ऐसा था जिसका उसे बेसब्री से इंतजार था। उसे विश्वास था कि आलोक शर्वानी की देखभाल करने में सक्षम होगा, चाहे वह कितनी भी मजबूत क्यों न हो। आखिरकार आलोक एक ऐसा व्यक्ति था जिसे उसने बहुत मुश्किलों से गुजारा था। आखिरकार इस लड़के को अपने समूह में शामिल करने के लिए आमंत्रित करना इतना आसान नहीं था।
दूसरी ओर आलोक ने अपने सामने खड़ी शर्वानी को देखा। इस समय वह कुछ करने से हिचकिचा रहा था, लेकिन वैसे भी उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। वे दोनों वर्तमान में प्रतिद्वंद्वी थे और हालांकि उनका सामना एक महिला से था, फिर भी उन्हें लड़ना पड़ा। उसने पहले ही शर्वानी के बारे में अफवाहें सुनी थी और वह समझ गया था कि उसे निश्चित रूप से कम नहीं आंका जाना चाहिए। वह एक महिला हो सकती है, लेकिन उसके पास जो ताकत और युद्ध क्षमता थी, वह निश्चित रूप से अपने साथियों के बीच सबसे बढ़िया थी। दूसरी ओर, जब शर्वानी को एहसास हुआ कि कृष का रिंग में आने का कोई इरादा नहीं है, तो उसने एक्शन लेने का फैसला किया। उसे विश्वास था कि अगर वह आलोक से हार गई, तो कृष जरूर एक्शन लेगा। अन्यथा, यह एक कारण होगा कि उसे नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। आखिरकार, वह घर जाकर एक कहानी गढ़ेगी कि उस पर हमला हुआ है, लेकिन कृष ने कोई कार्रवाई नहीं की। यही कारण था कि उसे कुछ चोटें आईं। बिना किसी हिचकिचाहट के वह आलोक की ओर दौड़ी। उसने अपना बायां पैर उठाया और उसे आलोक की ओर घुमाया, ताकि वह उसकी जांघों पर लात मार सके। आलोक की प्रतिक्रिया शानदार थी, क्योंकि वह शर्वानी द्वारा किए गए हमले को आसानी से चकमा देते हुए एक कदम पीछे हटने में कामयाब रहा। ये कुछ ऐसा था जिसने शर्वानी को भी हैरान कर दिया, क्योंकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि आलोक इतना सक्षम है। पहले जब हर्षित आलोक के बारे में बात कर रहा था कि वह काबिल है, तो उसे लगा कि वह थोड़ा काबिल है। लेकिन उसे लगा कि अगर वह इस लड़के से निपटना चाहती है तो उसे चीजों को गंभीरता से लेना होगा। और इसलिए उसने एक बार फिर हमला करने का फैसला किया, लेकिन इस बार ज्यादा ताकत और तेजी के साथ। जिस पैर से उसने पहले किक मारी थी, वह जी पर उतरा। उसने उसी का इस्तेमाल हवा में उछलने के लिए किया और फिर आलोक की छाती की ओर किक मारी। दूसरी ओर आलोक ने कोई बड़ी हरकत नहीं की। इसके बजाय शर्वानी के हमले के सामने उसने बस अपना हाथ उठाया और फिर हमले को रोक दिया। हालांकि उसे 2 कदम पीछे धकेल दिया गया, लेकिन उसे कोई प्रत्यक्ष क्षति नहीं हुई। ये सुनकर शर्वानी एक बार फिर हैरान हो गई। हो सकता है कि इस बार उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी हो, लेकिन कई युवकों को हराने के लिए उसे हराना जरूरी था। हर्षित को हराने के लिए उसे पूरी ताकत लगाने की जरूरत नहीं थी, और उसे लगा कि आलोक के साथ भी ऐसा ही होगा। लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को बहुत कम आंका था। हालांकि वह यहाँ एक खेल खेलने की सोच रही थी, ताकि वह कृष को कार्रवाई करने के लिए मजबूर कर सके, या अगर वह ऐसा नहीं करता तो वह उसे अपने माता पिता को पीटने देने के लिए रिपोर्ट कर देगी। लेकिन उस विचार को फिलहाल भूल जाना था। जिस गति से उसने दूसरी बार हमला किया था, उससे सामान्य लोगों के लिए प्रतिक्रिया करना मुश्किल हो रहा था। और अगर वे ऐसा करते भी, तो उन्हें हमले से बचाव करने में कुछ कठिनाई होती। लेकिन दूसरी ओर आलोक ने ऐसा आसानी से कर लिया। अगर तुम मुझसे लड़ना चाहती हो तो तुम्हें पूरी ताकत लगानी होगी। लेकिन अगर तुम मुझसे नहीं लड़ना चाहती तो मैं तुम्हें सुझाव दूंगा कि तुम रिंग से बाहर निकल जाओ और किसी दूसरे को अंदर आने दो। आलोक ने गहरी आवाज में कहा और शर्वानी की तरफ देखा।